2 अप्रैल 2011 एक ऐसी रात थी जिसपे आई थिंक हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस ने इमॉर्टल फील करा होगा, अमर फील करा होगा। Okay. क्योंकि इतने सारे वर्ल्ड कप्स के बाद 28 सालों के बाद सचिन तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट हो रहा है, मुंबई में फाइनल है। एक ऐसा नैरेटिव था विच फेल्ट टू गुड टू बी ट्रू, रादर एक फेरी टेल एंडिंग। हाँ. और उसके चलते हुए जो इंडिया ने अचीव करा, आई थिंक सबके दिलों में वो फीलिंग आई होगी कि यहाँ से ट्रॉफी की छड़ी लगने वाली है। आई थिंक वही ना, वर्ल्ड कप जब जीत गए थे उसके बाद एवरीबॉडी थॉट कि अब हमने वो जो कर्स था प्रॉब्ली ब्रेक कर लिया जो कि 28 साल तक का था, एंड नाउ इट इज़ आवर टाइम बेसिकली, क्योंकि उस टाइम पे लेजेंड्स जा भी रहे थे बट द अपकमिंग लेजेंड्स वर टू गुड। इनफैक्ट ये जो लेजेंड्स की पूरी जनरेशन थी, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, मैं कितने नाम लूं, ये सब मोस्टली अपने लेट 20s में थे। एंड एवरीबडी फेल्ट कि यार ये लोग एटलीस्ट एक और वर्ल्ड कप तो खींच ही सकते हैं। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने रिटायरमेंट के बाद बोला था कि मेरा बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई करियर क्या है कि मैं 2015 में अपने 11 के टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाया। ये उस पूरी जनरेशन को ये फीलिंग थी एंड सबको लगा था कि ये लोग अगले वर्ल्ड कप में खेलेंगे एंड इंडिया को दोबारा जिताएंगे। बट वहां से शुरू होता है द हार्श एंडिंग ऑफ द करियर्स ऑफ द वर्ल्ड चैंपियंस। हम देखते हैं ये पूरी जनरेशन को धीरे धीरे कट ऑफ करा जाता है फॉर गुड और फॉर बैड रीजंस। धोनी को इसमें बहुत ज़्यादा विलेनाइज करा जाता है। ये टॉपिक ऐसा है जो अपने आप में एक पूरा सेपरेट पॉडकास्ट डिजर्व करता है। right. बट थिंग्स आर नॉट एज क्लियर एज इट मे सीम। मुझे लगता है इसमें कोई एक बंदा वाइट या ब्लैक नहीं है। आई थिंक सबका जो व्यूअर्स है उनका भी अपना अपना इंटरप्रिटेशन होगा। जो उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं मे बी दे फील कि यार मतलब उनके साथ गलत हुआ, बट इन द लॉन्गर एंड इफ यू लुक एट इट तो अब हाइंडसाइट में कहना बहुत आसान है कि हाँ यार शायद ठीक डिसीजन था। इनफैक्ट उस टाइम पर भी लोगों को लगा था कि शायद ये सही डिसीजन है, क्योंकि जब 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी आता है, जस्ट 2 years आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, हम अपनी तीसरी आईसीसी ट्रॉफी जीत जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी के अंडर। एक टोटली यंगस्टर्स की टीम जिससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इनफैक्ट अगर तुम उस टाइम के इंटरव्यूज भी सुनोगे, जब धोनी कोहली सब जीत गए थे, कहते कि हम लोग इंग्लैंड में आए थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए आए थे। वहां पे हम लोग वो रेवलेशन देखते हैं जब रोहित शर्मा को एज एन ओपनर वो फ्लरिश करना शुरू करते हैं इन मेजर आईसीसी टूर्नामेंट। धवन अपने टॉप फॉर्म में आता है। वो जो टॉप 3 थे हमारे, धोनी कह रहा हूं मैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन, जो एक वो इनडोमिटेबल फोर्स थी अगले 10 सालों के लिए जो एक्सपेक्टेड था होना, उनका राइज हमने देखना शुरू करा था वहां से। इनफैक्ट एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में ये चीज कही थी कि हम लोग मजे में एग्जैक्टली खेलने गए थे, इसलिए हमारी फील्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी उस टाइम पे। एंड उसने ये आई एम कोटिंग, उसने कहा था वी फील्डेड आवर वे थ्रू द टूर्नामेंट। करते करते वो फाइनल पहुंच गए और फिर जीत भी गए। अश्विन जडेजा भी साथ में थे उस टाइम पे, उनका भी अपराइजिंग हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि ये नई जनरेशन को चांस देना शायद एक सही डिसीजन था, क्योंकि जो 2012 का भी T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोस्टली जो पुराने जनरेशन के प्लेयर्स थे उनको कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया था। बट जब 2014 का वर्ल्ड कप आता है, T20 वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया फाइनल्स में आती है, एक्सपेक्टेशन थी एज आई सेड बिफोर 2011 के बाद से कि ट्रॉफीज की छड़ी लगने वाली है। 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, अब T20 वर्ल्ड कप दोबारा जीतने की बारी आ चुकी है, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं उसको। धोनी के अंडर अभी भी टीम अच्छा कर रही है, द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड, बट हम लोग फाइनल्स में आके चोक कर जाते हैं। और ये पहले वो साइंस थे जो हमें दिखने शुरू हुए थे, जो कि अगले 10 साल तक खींचने वाले थे। यहाँ पर जो वो बचे हुए रेमिनेंट्स थे ऑफ दैट ओल्डर जनरेशन, उनको धीरे धीरे करके पूरा कट ऑफ कर दिया गया था। युवराज सिंह को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था उस वर्ल्ड कप फाइनल में। बट एक चीज़ जो कई लोग भूल जाते हैं, 2014 ही वो साल था जहां से कहीं ज्यादा लोगों ने धोनी के ऊपर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि क्या इनका गेम अब उस लेवल पे रहा है। एंड मेरे ओपिनियन में उस टाइम पे वो सवाल उठाना बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि धोनी कुड स्टिल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू टीम इंडिया। आई थिंक उनका जो ओवरऑल फॉर्म था इन द स्पेसिफिकली इन द T20 फॉर्मेट, एंड मे बी बिकॉज 2014 में T20 वर्ल्ड कप था जिसमें उनकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। मे बी दैट इज वाई पीपल फेल्ट किया थोड़ा रिएक्शनरी ओके दे सेड ऑल दैट। एक बहुत बड़ा उस टाइम पे स्टार्ट निकल के आता था कि धोनी की कोई 50 नहीं T20 फॉर्मेट में, T20 आईज में, एंड IPL में आ जाती है, तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे उस टाइम पर। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं धोनी को भी ये रियलाइजेशन थी कि वो शायद तीनों फॉर्मेट में इंडिया को कैरी ना कर पाए, एंड इसीलिए धोनी हमेशा से ना कर्व के आगे रहे। He has always been ahead of the curve. एंड इसके चलते हुए 2014 के एंड आते आते उन्होंने टेस्ट मैचेस से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया।
और यहाँ से विराट कोहली का एरा काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, क्योंकि टेस्ट मैचेस में अब हम देखते हैं कि एक टोटली नई टीम आती है फुल ऑफ यंगस्टर्स जो कि बेसिकली हर गेम जीतने के लिए खेल रहे हैं। वो फियर ऑफ फेलियर, वो एक सेफ खेलने वाली फीलिंग कि हम ड्रॉ कर लेते हैं गेम को अगर हम कंट्री से बाहर खेल रहे हैं अपनी, तो एकदम खत्म हो चुकी थी। वो फियरलेसनेस, वो डोमिनेशन देखनी हमें शुरू हुई थी। एंड अगले 2 सालों में हम लोग टेस्ट मैचेस में नंबर 1 हो चुके, नंबर 8 से नंबर 1, ऑल अंडर विराट कोहली। इसी टाइम के अराउंड कई सारे सोर्सेस कहते हैं, इनफैक्ट एक सोर्स बहुत ही पॉपुलर है जो कि मैं थ्रू आउट इस पॉडकास्ट में कोट करता रहूंगा, आर श्रीधर, जो कि उस टाइम के फील्डिंग कोच थे इंडियन टीम के। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा हुआ है कि कैसे विराट कोहली काइंड ऑफ चाहते थे कि अब उनको कप्तानी तीनों फॉर्मेट की दे दी जाए। राइट, धोनी थोड़ा ज्यादा खींच रहे हैं इस बात को। एंड तब आता है 2015 का वर्ल्ड कप, जहां पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक जितने भी लोग धोनी पे सवाल उठा रहे थे सबका मुंह उन्होंने बंद करा था, क्योंकि धोनी लिटरली एक ऐसी टीम जिससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हम 2011 वर्ल्ड कप की बात करें, हम 2019 वर्ल्ड कप की बात करें, हम 2023 वर्ल्ड कप की बात करें, हर जगह इंडिया फेवरेट्स की तरह एंटर करी थी। एक्सपेक्टेशंस थी कि फाइनल्स या जीतेंगे। 2015 एक वो ट्रांजिशनरी वर्ल्ड कप था जहां पे वो जनरेशन का पास ओवर हो रहा था। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी जब युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स, गौतम गंभीर जैसे मैच विनर्स हम लोग को टीम में नहीं दिखे थे। राइट, एक टोटली यंग टीम के साथ आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए थे जहां पे पता था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, वहां पे सेमीज तक पहुंच गए थे आप। एंड उन्हीं से हारे थे, ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे। एंड उस सेमीफाइनल में बाय द वे धोनी ने रन मारे थे अकेले 100 की स्ट्राइक रेट से। मुझे लिटरली वो मैच आज तक याद है। धोनी ने अपने मतलब आप जेन्युइनली ये केस बना सकते हो कि सिंगल हैंडेडली वो एक एंड पे टिका हुआ था। जो चीजें लोग 2019 के वर्ल्ड कप के लिए कहते हैं वो पैरेलल्स अभी हम ड्रॉ करेंगे। उसके पहले साइंस हमें 2015 में दिखने शुरू हुए थे इन अ मच पॉजिटिव लाइट, कि धोनी अकेला टिका हुआ है, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। टू द पॉइंट कि ऐसा लग रहा था कि एंड में आके ही वाज अ बिट इरिटेटेड एज वेल, कि कोई साथ ही नहीं दे रहा है भाई, मैं कब तक टिकूंगा। एंड देन ही ब्रोक लूज। उसके बाद उन्होंने कुछ शॉट्स खेले बट अल्टीमेटली गॉट आउट। उस वर्ल्ड कप के लिए किसी के दिल में कोई भी रिग्रेट्स नहीं रहेंगे। बट जो अगले साल वर्ल्ड कप आता है 2016 का T20 वर्ल्ड कप, जब इंडिया घर पे खेल रही थी, आई थिंक वो एक वर्ल्ड कप था जहां तक हमारी टीम दोबारा एक अच्छे लेवल पे आ चुकी थी और बहुत सालों बाद हम घर पे एक वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे थे। एंड एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जो ड्रॉट चल रहा है पिछले 2-3 साल से, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट 2-3 साल का ड्रॉट क्या ही होता है, इन हाइंडसाइट अब तो हम 10 साल का ड्रॉट खेल चुके हैं, 10-11 साल का। एक्सपेक्टेशंस थी कि वो टूटेगा। विराट कोहली इन एब्सोल्यूट प्राइम, सबको लग रहा था जसप्रीत बुमराह से प्लेयर्स आ चुके थे, धोनी का शायद ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला था। एक्सपेक्टेशंस थी कि धोनी का शायद ये लास्ट वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन भी हो तो हम जीत कर ही जाएंगे घर पे, जैसे कि लास्ट में जब हम घर पे खेले थे तब हुआ था। एंड हम सेमीफाइनल्स में काइंड ऑफ ह्यूमिलिएट होकर, एकदम आउटप्ले होकर वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं, जहां पे सिर्फ विराट कोहली एक विकेट ले पाता है और पूरे बॉलर्स कोई विकेट ही नहीं ले पाता। रन भी वही मारता है, विकेट भी वही लेता है एंड में, तो एक 1 मैन आर्मी थी वो टीम। एंड तब तक ये बातें आनी शुरू हो गई थी, एज आई सेड बिफोर, कि विराट कोहली को लगता था कि अब जो है लीडरशिप मेरे हाथों पे सौंप दो। उस टाइम पे 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन्स का कल्चर नहीं था, धोनी खुद भी बोलते थे। एंड वंस अगेन धोनी ने शायद ये बात रियलाइज करते हुए, स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व, 2017 आते आते व्हाइट बॉल से भी कैप्टनसी छोड़ दी और एक बहुत बड़ा कॉल लिया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ बैटर खेलने वाला हूँ, एज अ विकेट कीपर। वो बहुत सही कॉल भी इसलिए था क्योंकि उसी पीरियड में दौरान उस टाइम पे विराट कोहली अपनी पीक पे आ गए थे अपने खुद के करियर की। ही स्टार्टेड स्कोरिंग इनसेन अमाउंट ऑफ रन्स। तो आई थिंक उस टाइम पे एकदम परफेक्ट मोमेंट था कि आप सारे जितने भी फॉर्मेट्स हैं सबकी कैप्टेंसी आप विराट कोहली को दे दो। एंड वही MS धोनी बीइंग अहेड ऑफ द कर्व, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर ली ये चीज। एंड यहां से शुरू होता है द अल्टीमेट कोहली शास्त्री एरा। एक ऐसा एरा जहां पे हम लोगों ने बहुत चीजें अचीव भी करी बट बहुत डार्क चीजें होते हुए भी देखी हैं। हाँ। स्टार्टिंग होती है 2017 से, जब चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा था और हम पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल्स खेलते हैं वंस अगेन इंग्लैंड के अंदर। ये आप नोटिस करना, हम जितने भी टूर्नामेंट्स की बात करने वाले हैं समहाउ घूम फिर के इंग्लैंड में ही होस्ट हो रहे होते हैं एंड इंडिया इनमें चोक कर रही होती है। सबको एक्सपेक्टेड था कि इंडिया वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी, क्योंकि 2017 आते आते, जैसे कि मैंने 2016 के लिए भी कहा था, टीम एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी। बाय द वे 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर दैट गोल्डन जनरेशन ऑफ वर्ल्ड चैंपियंस। युवराज सिंह, आशीष नेहरा, जहीर खान, जो लास्ट
रिमेनिंग कुछ पीसेस थे ना इस पजल के, मोर अगर मैं क्लैरिटी के साथ बात करूं, युवराज सिंह जो कि 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक करे थे, ये वो लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट था जहाँ पे हमने उस जनरेशन के प्लेयर्स को देखा था। हम ये टूर्नामेंट हारते हैं, हमें पता चलता है कि कोहली और कुंबले के बीच में बैक ड्रॉप पे लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल पॉडकास्ट निकाल रखा है जिसमें हमने पूरे सागा को एक्सपोज करा हुआ है। उसके चलते हुए कुंबले रिजाइन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट होता है ड्रेसिंग रूम में, और इस टाइप का बिहेवियर किसी से भी एक्सपेक्टेड नहीं होता जब आप किसी लेजेंड को ट्रीट कर रहे हो तो। रूल्स बेंड करे जाते हैं और उसके थ्रू रवि शास्त्री को वापस लाया जाता है एज द कोच ऑफ टीम इंडिया, क्योंकि विराट कोहली की उनसे बहुत अच्छी बनती थी। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत उनका हक भी बनता है बोलने का, क्योंकि अगर आप रिजल्ट्स दे रहे हो तो फिर आपकी सुनी जाएगी। द प्रॉब्लम बिगिंस जब इस एरा के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इस डुओ को अनलिमिटेड पावर दे रखी है विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। एंड देन अगेन यहाँ पे काफ़ी बैक स्टोरी है इसके पीछे भी, कैसे इनको अनलिमिटेड पावर मिल गई थी। तो उसके ऊपर भी वही जो डिटेल पॉडकास्ट है, आई रिकमेंड कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देखिएगा, क्योंकि काफ़ी बैक स्टोरी आपको पता चलेगी जो कि शायद इस पॉडकास्ट को भी और बेटर समझने में आपकी हेल्प करे। बट आई थिंक वो चीज़ थी एंड काफ़ी, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट पीरियड्स इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। इनफैक्ट अगर आप उसके बैकड्रॉप पे जाओगे तो जिस तरीके से मिसयूज हुआ है पावर का, वो काफ़ी क्वेश्चनेबल था। बट एक अच्छी बात पता क्या थी, मुझे लगता है इंडिया उस टाइम पे थोड़ी फॉर्चुनेट थी, क्योंकि ये जो पूरी नई जनरेशन थी ना प्लेयर्स की, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अश्विन, जडेजा, बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, ये सब अपने मिड टू लेट 20s में आ रहे थे, अपनी पीक पे आ रहे थे बेसिकली, अपने करियर्स के बेस्ट टाइम पे आ रहे थे एज क्रिकेटर्स। और इसीलिए रिगार्डलेस इंडिया अगले 1-2 सालों तक 2018-2019 काफ़ी ज़्यादा राइज करना कंटिन्यू करती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इम्पॉसिबल टू डोमिनेट टाइप की टीम बन जाती है, चाहे वो हम किसी भी फॉर्मेट की बात कर लें। टेस्ट मैचेस में तो हमें पता ही था कि विराट कोहली का जलवा है, बट ये जो ओडीआई फॉर्मेट में भी जिस तरीके से ट्रांजिशन आता है कोहली और धोनी के बीच में, या वो T20 फॉर्मेट भी आप ले लो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे T20 फॉर्मेट के कोई टूर्नामेंट्स थे नहीं 4 साल तक, 4-5 साल तक इनफैक्ट। बट ये जो बीच का पीरियड था, इसमें ओडीआईज अनलाइक राइट नाउ एक डिसेंट अमाउंट में हुआ करते थे। एक नई टीम बन चुकी थी, कई नए नाम निकल के आए थे। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा अगर आपको बताऊं तो अंबाती रायडू, एक ऐसे खिलाड़ी जो कि जिनके लिए कहा गया था, विराट कोहली ने खुद ही कहा था कि आई थिंक वी हैव फाइनली फाउंड आवर नंबर 4 आफ्टर युवराज सिंह। एक ऐसा स्पॉट जिस पे इतने टाइम से इश्यूज रहे हैं, लोग आर्ग्यू करते हैं आज तक है, वो नंबर 4 का स्पॉट हम सॉल्व नहीं कर पाए काफ़ी हद तक। हमें वो फाइनली द फाइनल पीस ऑफ द पजल मिलने शुरू हो जाते हैं। हम ऑलराउंडर्स लाइक केदार जाधव को टीम के अंदर लाते हैं जो कि उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल जैसे बंदे फ्लरिश करने शुरू होते हैं। जसप्रीत बुमराह अपनी प्राइम पे आ रहे होते हैं। टीम इंडिया बहुत स्ट्रांग बन रही होती है, एंड स्ट्रांग बन रही थी। एंड आई वुड ऑल्सो से दिस कि ये चीज़ सुनने में थोड़ी वैसी लगती है कि नहीं, विराट कोहली कैप्टनसी चाह रहा था, काफ़ी मिसयूज ऑफ पावर हो रहा था, तो दिस वुड प्रॉब्ली शायद आई थिंक व्यूअर्स को सुनने में ये चीज़ लगेगी यार काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी इंडियन क्रिकेट के अंदर, काफ़ी बेसिकली ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अनरेस्ट होगा। बट विद इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक बाहर से देखते हुए इट ऑल सीम लाइक अ परफेक्ट ट्रांजिशन। बहुत सीमलेस थी वो चीज़, कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि धोनी और विराट कोहली के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुई। बहुत लगा कि अभी तक धोनी कैप्टन करता है, विराट कोहली कर, इट इज़ द सेम थिंग नाउ। सो वो भी मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिट भी मिलना चाहिए उन लोगों को उस चीज़ पर इसमें एक बहुत ही शेडी चीज़ हुई थी और ये स्टोरी शायद कई लोगों को पता नहीं होगी। इस जो पूरी पुरानी जनरेशन की हम बात कर रहे थे, जो कि उस टाइम तक आते आते अब अपने लेट 30s में आ चुके थे, 2018-19 तक आते आते, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी वाली जनरेशन, इस पूरी जनरेशन ने या तो रिटायरमेंट ले लिया था या तो अब इंडियन टीम के स्कोप से एकदम बाहर हो चुके थे। सिर्फ एक आदमी था जो कि अभी तक इस जनरेशन से टिका हुआ था टीम के अंदर, एंड दैट वाज महेंद्र सिंह धोनी। और 2018 में एक ऐसा सीन हुआ था जहाँ पे रवि शास्त्री दी हेड कोच, उन्होंने वॉर्न किया था MS धोनी को कि अगर आप स्लो खेलना चाहते हो तो टीम में जगह मत मारना। ये इंसिडेंट कई लोगों को पता नहीं होगा। 2018 में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ODI था, जिस ODI में MS धोनी ने अपने 10,000 रन कंप्लीट करे थे। R श्रीधर जो कि उस टाइम के फील्डिंग कोच थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज़ लिखी हुई है, ये कोई रैंडम सोर्स से बात नहीं हो रही है। उन्होंने लिखा था कैसे जब धोनी उस मैच में बैटिंग करने के लिए गए हुए थे,
सिनेरियो एक टाइम पे ऐसा था कि इंडिया को आखिरी के 10 ओवरों में ऑलमोस्ट 13 रन पर ओवर की रन रेट से खेलना था। ओके। बट जो अगले 6 ओवर थे उसमें सिर्फ 20 रन आ पाते हैं। MS धोनी 59 बॉल्स पे सिर्फ 37 रन बना के आउट हो जाते हैं। और जब वो ड्रेसिंग रूम में आए थे तो कोई भी बंदा लीडरशिप से फैदम नहीं कर पा रहा था कि धोनी क्या सोच रहे थे बैटिंग करते हुए। यू नो मतलब धोनी जैसा प्लेयर आ रहा है तो आप क्वेश्चन भी कैसे करोगे फिर उन्हें? आपको कुछ ना कुछ करके यू विल जस्ट हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ कि आप ठीक है यार अब कुछ नहीं कर सकते। बट रवि शास्त्री ने उस टाइम पे ये चीज मुंह पर बोल दी थी कि आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप खेलोगे टीम के अंदर अगर आपको ऐसे बैटिंग करनी है तो। और अगले साल ही वर्ल्ड कप आने वाला था। काइंड ऑफ ये एक गैम्बल भी था क्योंकि भाई ऑफकोर्स अगर आप धोनी को नहीं खिलाओगे तो किस विकेट कीपर को खिलाओगे? उस टाइम पे कोई तैयार था भी नहीं। बट मैसेज बहुत क्लियर था और ये चीज़ मीडिया में भी एक सेंटिमेंट बन चुकी थी कि क्या धोनी डिजर्व करते भी हैं खेलना, क्योंकि उनकी बैटिंग काफ़ी स्लो हो चुकी थी। क्लियरली एट 36-37 ही वॉज नॉट द सेम प्लेयर एनी मोर। उस पेस के साथ वो एक्सेलरेट नहीं कर पाते थे। स्टार्ट स्लो करना एक ट्रेडमार्क रहा है धोनी का, बट उसको जिस तरीके से वो कॉम्पनसेट करते थे आगे जाके, वो चीज़ हमें थोड़ी सी मिस होनी शुरू हो गई थी। एक सवाल ये भी था कि जब आपके जनरेशन के बाकी प्लेयर्स नहीं खेल रहे जो कि इतने बड़े मैच विनर्स थे तो आप किस मुंह से खेल रहे हो? अब तो आप कैप्टन भी नहीं हो। ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए थे। बट फॉर्चुनेटली फॉर टीम इंडिया एंड फॉर MS धोनी, जैसे जैसे साल 2019 आता है, जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज थी उन्हीं के अगेंस्ट 3 ODIs की। उसमें MS धोनी 350 मारते हैं और मैन ऑफ द सीरीज भी बन जाते हैं। और फिर उस साल जो IPL था उसमें भी 416 रन मारते हैं वो, एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। और जितने भी डाउट्स थे उनके ऊपर कि उनको वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए कि नहीं, उनकी स्ट्राइक रेट स्लो हो रही है, क्या वो टीम को चोक कर देते हैं, वो सारे उन्होंने एटलीस्ट फॉर दैट मोमेंट शांत कर दिए थे। और इसी के चलते हुए जितने भी पीसेस ऑफ पजल्स थे जिनको हम लोग बार बार ये टर्म रेफर करके बोल रहे हैं, वो सब एक एक करके सही टाइम पर सॉर्ट होने लग गए थे। और ऐसा लग रहा था कि अब हमारी वर्ल्ड कप की स्क्वाड शायद एक बहुत ही स्ट्रांग टीम बन सकती है। और यहां से हम लोग बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप स्क्वाड की। 2019 के वर्ल्ड कप की स्क्वाड अप्रैल के महीने में निकली थी जब IPL चल रहा था। सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि यार ये टीम हमें मोर और लेस पता है क्या होने वाली है। पिछले 1-2 सालों से जिन लोगों को खिलाया जा रहा है वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और टीम ने काफ़ी अच्छा रिस्ट्रक्चर करा है अपने आप को विराट कोहली के अंडर। बट जब ये स्क्वाड निकाली जाती है, आई जेन्युइनली रिमेंबर ये कितना बड़ा फियास्को था, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी और कितना बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था हम सारे क्रिकेट फैंस के लिए और सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए भी, कि ये क्या स्क्वाड निकली, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। एंड काफी सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि एज यू सेड ना, सबको यही लगता है वर्ल्ड कप से पहले या किसी भी टूर्नामेंट से पहले इनफैक्ट कि मोर और लेस आपको 90-95% ऑफ स्क्वाड पता ही होती है कि क्या निकलने वाली है। इवन बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप सबको पता था। एंड यू नो लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, हमने अपनी पॉडकास्ट में भी ये बोला था कि तुम लोग एक्सपेक्ट क्या ही कर रहे थे, सबको पता ही था ये स्क्वाड निकलने वाली है। तो जब 2019 वर्ल्ड कप की स्क्वाड आती है तो नेचुरली जैसे टाइप की स्क्वाड इन्होंने निकाली, ऑब्वियस था कि सबको बहुत शॉकिंग लगने ही वाला था इनमें। एंड जब ये स्क्वाड आती है उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स कई सारे नाम एक्सपेक्टेड थे, बट कुछ नाम जो कि श्योर शॉट गारंटीड थे कि यही वो बंदे हैं जो हमारी कमियों को पूरा करेंगे, जो कि पिछले 3-4 साल से हमें दिख रही है जब से वो वर्ल्ड चैंपियंस की गोल्डन जनरेशन गई है। एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड क्यों हमने इतना बड़ा बिल्डअप करा है एग्जैक्टली, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने जरूरी थे, तभी आपको समझ में आएगा कि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप क्या प्रॉब्लम्स हमें दिखनी शुरू हो गई थी। इस स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन दी मेन ओपनर्स, ऑब्वियसली विराट कोहली कैप्टन थे, KL राहुल जो कि एक बहुत ही अच्छे टैलेंट की तरह निकल के आ रहे थे, उनको भी टीम में रखा गया था, जो कि उस टाइम तक एज एन ओपनर ही खेलते हुए आए थे। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, केदार जाधव जो कि उस टाइम पे एक रेगुलर नेम थे टीम के अंदर, वो भी खेल रहे थे। MS धोनी द विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, जडेजा दी ऑलराउंडर्स, ये सारे नाम एक्सपेक्टेड थे। फिर आउट ऑफ नोवेयर आते हैं दिनेश कार्तिक, जो कि कई टाइम से ODIs में स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे। ODIs में स्टार्ट नहीं करते ना, उनका IPL बहुत अच्छा गया था, 2019 फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं था, राइट। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, which was the 3D player Vijay Shankar over Ambati Rayudu in the words of the selectors. 2018 में, एक साल पहले वर्ल्ड कप से, ODIs के अंदर राइडू का एवरेज 56 का था। दिस इज क्रेजी नंबर्स। एंड विजय शंकर का सरप्राइजिंगली ODI डेब्यू, ये भी हमने एकदम रिसर्च के एंड में पता चला क्योंकि इतनी सरप्राइजिंग चीज थी, उसका ODI डेब्यू 18 जनवरी 2019 में हुआ था।
मतलब उसी साल कुछ महीने पहले उनका डेब्यू हुआ था, 9 ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले थे वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें से सिर्फ 5 में बैटिंग आई थी। तो 5 मैचेस के बैटिंग के हिसाब से आपने डायरेक्टली उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले लिया, क्योंकि ही सपोजिटली द 3D प्लेयर जो ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकता है वो पिच पे। और क्या आपको एक 3D प्लेयर की जरूरत थी भी हाँ। जो आपकी टीम में ऑलरेडी इतने ऑलराउंडर्स थे। इस चीज को हम और अच्छे से एक्सपोज करेंगे जब हम हमारे मैच की लाइनअप्स पे डिटेल पे जाएंगे अगले सेगमेंट के ऊपर। क्योंकि अंबाती रायडू को ना खिलाने का लॉजिक इतना ज्यादा यूजलेस लगना आपको शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग हर मैच को अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे और एक्चुअली में एक्सपोज करेंगे कि इंडियन टीम का माइंडसेट और स्ट्रैटेजी उस टाइम पे थी क्या। जब ये अनाउंसमेंट आती है, अंबाती रायडू एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट करते हैं, कांट वेट टू सी द वर्ल्ड कप विद माय 3D ग्लासेस। ओ भाई, एंड उस टाइम पे काफी रूमर्स थे कि अंबाती रायडू इतने ज्यादा इरिटेटेड है कि वो मोस्ट लाइकली अपना अनाउंसमेंट कर देंगे रिटायरमेंट का। एंड वही होता भी है आगे चल के। जब 2 जुलाई 2019 को वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, तब तक इंडिया सेमीफाइनल्स खेलना शुरू भी नहीं हुई थी। और यहाँ पर भी एक बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है कि क्यों उन्होंने अल्टीमेटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा। क्या वो बचाया जा सकता था? इन सारी चीज़ों को लेते हुए आपने केदार जाधव को भी लिया, आपने जडेजा को भी लिया। अश्विन उस टाइम तक स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि टेम्पलेट मोर और लेस सॉर्टेड ही है। पर प्रॉब्लम पता क्या आती है, जब आपने रिजर्व्स में राइडू को रखा है, ऋषभ पंत को रखा हुआ है, नवदीप सैनी को रखा हुआ है, बट जब इंजरीज होती है तो आप मयंक अग्रवाल को बुलाते हो। क्या लॉजिक था इसका? मुझे समझ में नहीं आया कि आप एक बंदा जो रिजर्व्स में भी नहीं है उसको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में बुला रहे हो, और किसकी जगह बुला रहे हो उसका भी कोई सेंस नहीं है। वो भी हम बात करेंगे। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आपको बेसिकली जो वाइब है, जस्ट टू प्रीसेट द टोन। इन जनरल इफ यू लुक एट इट, पिछले 3-4 साल में हमने जो भी टूर्नामेंट्स खेले हैं उसको देख के इन हाइंडसाइट इफ आई लुक एट इट, आई वाज जेन्युइनली शॉक्ड जब रिसर्च करी हमने कि क्या एग्जैक्टली डिसीजंस लिए गए थे पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और क्या सोच के लिए गए होंगे। क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ गाय लाइक विराट कोहली हु इज लीडिंग द टीम। बट यस, कंटिन्यू। और यहाँ पे जो पूरा टेम्पलेट हमें लग रहा था ना कि टीम क्या एग्जैक्टली सोच रही है, ये स्क्वाड देख के लग रहा था कि आप बेसिकली 6-7 बॉलर्स के साथ जाना चाहते हो, और नंबर 8 पे भुवनेश्वर कुमार या जडेजा में से मतलब जो भी एक बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाओगे। आइडियली आई वुड से कि एक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बैटिंग ऑप्शन अगर होते, जैसे कि 2023 वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला था, तो बेटर होता। बट स्टिल यू कैन मेक पीस विद इट। बॉलर्स में ये अच्छी चीज़ थी कि आप बॉलिंग हैवी बहुत जा रहे हो। 6 बॉलर्स तो कम से कम टीम में होंगे। अगर आप विजय शंकर को खिलाओगे तो 7 बॉलर्स हो जाएंगे। क्या आपको 7 बॉलर्स की जरूरत है ओडीआईज में? आई थिंक ये क्या अगर आप ले रहे हो तो क्या आप उनको यूज करोगे आगे जाकर? नहीं, वो तो है। एंड आई थिंक आई वुड आल्सो आस्क यू, क्या ये नंबर 8 तक बैटिंग वाला जो है, क्या ये 2019 से हो गया था कि इतना होना चाहिए? वर्ल्ड कप कौन जीता? इंग्लैंड। नहीं, बट लाइक इंग्लैंड वी से ना कि चलो उनने दे वर प्रॉब्ली वन ऑफ दोस फर्स्ट टीम्स जिनने चीज स्टार्ट करी थी, इसीलिए जीते। विराट कोहली ने स्टार्टिंग से ही अपने कैप्टनसी के दौरान बोला है कि आई बिलीव इन द 5 बॉलर थ्योरी, एंड उसके हिसाब से मे बी ही पिक द टीम एंड ही बिट्रेड दैट ओन थ्योरी इन द वर्ल्ड कप। उसको भी एक्सपोज करना है। इसके चलते हुए एक सेंटिमेंट मेरे दिमाग में ये भी था कि ये लोग बहुत ज्यादा बॉलिंग हैवी अप्रोच लेके जा रहे हैं। एंड अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप्स में या टूर्नामेंट्स में इंडिया की हिस्ट्री देखो तो एक बहुत बड़ा रीज़न, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ दी ओनली रीज़न, बट एक बहुत मेजर रीज़न रहा है, अगर हमारे टॉप 3 नहीं चलते तो हम चोक कर जाते हैं बैट के साथ। इस वर्ल्ड कप में भी क्या हुआ अल्टीमेटली? क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे? इस बात को भी अब एक्सपोज करते हैं। द फनी पार्ट इज, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज नैरेटिव्स, डिस्पाइट जो ये जितनी भी गलतियां हमें दिख रही थी, जितने भी क्वेश्चनेबल एस्पेक्ट्स थे स्क्वाड के, द सेंटिमेंट अराउंड द स्क्वाड वाज वेरी पॉजिटिव। वेरी पॉजिटिव, एंड आई थिंक अमंग्स द फैंस ऑल्सो एवरीबडी वॉज वेरी हाइड, एंड सबको ही लगा था कि एज फेवरेट्स एंटर करे भी थे हम इस टूर्नामेंट में। बट फैंस को जनरली लगा था कि हम लोग पीटने गए इंग्लैंड को इस बार, इंग्लैंड के अंदर ही। एंड आई रिमेंबर जब वो पूरी सेरेमनी हुई थी जहाँ पे विराट कोहली आते हैं, सारे कैप्टन्स को बुलाए जाते हैं, विराट कोहली अगेंस्ट अलग ही हाइप थी भाई साहब। आई जनरली थिंक ना कि उस टाइम पे एवरीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड सीम्ड सो गुड कि लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया कि एक्चुअली में चल क्या रही हैं चीज़ें। सबको लगा कि नहीं यार, सब तो हमारी जो टॉप 3 है वो तो 300 रन, यही तो नैरेटिव था उस टाइम पे, टॉप 3 इतने अच्छे 300 रन बना देंगे, ये 300 रन यही तीनों चेस कर देंगे। तो इसके चलते किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि अंडरलाइंग इशूज क्या थे एग्जैक्टली। और जब इंडिया एंटर करी थी वो वर्ल्ड कप, तो क्लियर हर एक्सपर्ट के 2 फेवरेट्स थे,
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल होने वाला है। एंड बात का सेंस भी था, ये दो क्लियरली स्टैंड आउट टीम्स थी। ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट द ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2015 उस टाइम पर, वो भी एक काइंड ऑफ एक ट्रांजिशनरी फेज से जा रहे थे। स्टीव स्मिथ, वार्नर जैसे बंदे वो अपने सैंड पेपर गेट के बाद वापस कम बैक कर रहे थे, उनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी। न्यूजीलैंड से तो एक्सपेक्टेशंस दूर दूर तक नहीं थी, पाकिस्तान से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इट वॉज इंडियाज वर्ल्ड कप टू लूज। अगर आप इंग्लैंड से फाइनल में हारते तो भी थोड़ी बहुत आपको क्रिटिसाइज किया जाता, क्योंकि इंग्लैंड कभी वर्ल्ड कप जीतती नहीं है भाई, इंग्लैंड की बस की नहीं है। इंडिया उस वर्ल्ड कप में एंटर करी थी एज क्लियर फेवरेट्स, क्योंकि टॉप 3 बहुत अच्छे फॉर्म में था, हमारा बायलैटरल्स में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, जिसके चलते हुए जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी ना हमारी टीम के अंदर, वो जो एक्चुअली में अंडरलाइन डीप इश्यूज थे ना स्क्वाड के, उनके ऊपर पेपर कर देता था, उन क्रैक्स के ऊपर पेपरिंग हो जाती थी। और लोगों को रियल इश्यूज कभी दिखते ही नहीं थे, क्योंकि इंडिविजुअल्स इतने तगड़े थे, सारे अपने दिन पे मैच विनर्स थे कि वो अकेले मैच जिता देते थे। और इसी पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ इंडिया एंटर करती है इंग्लैंड टू स्टार्ट देयर कैंपेन ऑफ द 2019 वर्ल्ड कप, और इसी के साथ शुरू होती है वन ऑफ द बिगेस्ट हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं इस नए सेगमेंट को, जहाँ पे हम लोग हर मैच को ब्रेक डाउन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी रही है। बट बिफोर दैट, अगर आपको अभी तक की जो वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2-3 अनाउंसमेंट्स हम लोग हमेशा करते ही हैं। एक हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी ज्वाइन करिए जाके, वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ हमने मेंबरशिप्स भी लॉन्च कर दी हैं, कई सारे पर्क्स हैं, अलग अलग लेवल्स पे आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी जाके चेकआउट करिएगा, पसंद है तो उनको ज़रूर खरीदेगा भी। बट कमिंग बैक टू द मेन बिजनेस, इस सेगमेंट का पर्पस ये होने वाला है कि हमें पैटर्न्स क्रिएट करने हैं कि किस मोमेंट से एग्जैक्टली हमें टीम के डिसीजन मेकिंग में ब्लंडर्स दिखने शुरू हो गए थे, कमियां दिखनी शुरू हो गई थी, जो एक कंपीटेंस है हमारे पूरे मैनेजमेंट की लीडरशिप में, थिंक टैंक में, वो कहाँ से दिखना शुरू हो गया था। एंड इस पूरे वर्ल्ड कप के हमने जो मैचेस खेले 10 मैचेस, इनको हम लोग 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, एंड देन उसमें जो जो मैचेस हुए उन पे फोकस करके निकालेंगे क्या एग्जैक्टली एज यू सेड पैटर्न्स थे इन दीज स्पेसिफिक मैचेस इन दैट सेगमेंट, एंड देन क्या चेंजेस हुए आगे जाते जाते। बट चलते हैं इस बार पहले मैच पे, जो पहला सेगमेंट हमारा होने वाला रहा, द परफेक्टली इम्परफेक्ट स्टार्ट। राइट, एंड आई थिंक ये इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम सेगमेंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ये 4 मैचेस हम यहाँ पे कवर करेंगे, उसमें से एक तो वॉश आउट हो जाता है, बट बाकी जो मैचेस हम बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से जीतते हैं। बट क्या इसका मतलब ये कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी उस टाइम पे? वो इम्परफेक्शन भी हमें धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना शुरू करना है। राइट, तो पहले मैच पे चलते हैं, विच वॉज बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। 5 जून 2019 को हम लोग अपना वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पे जब लाइनअप निकलता है तो देयर वर सम सरप्राइजेस, परहैप्स अ वेरी बिग सरप्राइज। ओपनर्स हमारे परफेक्ट थे, धवन और रोहित। 1 डाउन पे कोहली आते हैं। नाउ नंबर 4 पे कौन सा बैट्समैन होता है? जब विजय शंकर लिया गया था, सबको यही लगा था कि चलो अंबाती रायडू नहीं लिया, उसकी जगह आपने विजय शंकर लिया है, 3D प्लेयर, प्रॉब्ली नंबर 4 पे वही खेलने वाला है। और उनका वहाँ पे जो पूरा जस्टिफिकेशन था, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, जो उस टाइम पे लोगों ने कमेंट्स दिए थे कि क्यों हमने पिक करा है। ही वॉज बीइंग टूटेड एज द नेक्स्ट नंबर 4 आउट ऑफ नोवेयर, पर नंबर 4 के ही बल्लेबाज उनको बताया जा रहा था, जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पेसी कंडीशंस मिल रही हैं, तो अगर आप फास्ट बॉलिंग कर लो तो अच्छी बात है। एंड व्हाट इज द पॉइंट, अगर आप लोग 3D प्लेयर ले रहे हो उसका दूसरे खिलाओगे नहीं तो फिर सेंसी क्या बनेगा? तो नेचुरली सबको लगा था कि नंबर 4 पे वही बैट्समैन होंगे, बट सरप्राइजिंगली हमें यहाँ पे लाइटअप में केएल राहुल देखने को मिलते हैं नंबर 4 पे। एंड दिस वॉज इवन मोर सरप्राइजिंग बिकॉज किसी भी ऑफिशियल मैच में इससे पहले उन्होंने नंबर 4 पे बैटिंग ही नहीं करी थी। केएल राहुल ने इंडिया से खेलते वक्त अपनी जिंदगी में इससे पहले मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं करी थी। ये पहला उनका ऑफिशियल मैच था, और वो सीधा वर्ल्ड कप में जब उनको नंबर 4 पे उतार दिया गया। और वो क्यों उतारा वो बताओ जरा। क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट इनका एक वार्म अप मैच था, उसमें केएल राहुल नंबर 4 पे बैटिंग करने आते हैं और वो 100 मार देते हैं। विजय शंकर 5 पे आते हैं और वो 2 ही रन मार पाते हैं। दिस वॉज हाईली रिएक्शनरी भाई, मतलब इसके चलते उन्हें डायरेक्टली वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे बैटिंग करा दी जाती है। दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट सरप्राइज इस पूरे लाइनअप में। नंबर 5 पे धोनी आते हैं, नंबर 6 पे पांडे आते हैं,
फिर जादव आते हैं, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप, यूजी चहल, बुमराह। इसके चलते आप देख सकते हो इस टीम के अंदर 6 बॉलर्स हैं और 7 बैट्समैन हैं, विच इज आई वुड से इट इज अ डिसेंट विद कॉम्बिनेशन। नंबर 8 बीइंग भुवनेश्वर कुमार, तो आप हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हो कि टेल थोड़ी एक्सटेंड हो रही है, एंड ये एक बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था जब इंसिस्टेंस थी कि हमें शार्दुल ठाकुर ही स्टार्ट कराना है, वो क्यों थी और उसकी कमी हमें दिखी जब हम वर्ल्ड कप फाइनल हारे। इस वक्त तक 2019 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, पहला मैच हुआ है, टेम्पलेट हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा आपको थोड़ी डेप्थ चाहिए बैटिंग में भी एंड बॉलिंग में ऑप्शंस चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल सही काम कर रहे हो आप, पर क्या आप इस पे स्टिक करोगे आगे? हाँ एग्जैक्टली, एंड इसी चलते साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आती है और वो 227 का टोटल खड़ा करते हैं। इसमें यूजी चहल का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ होता है जिसमें वो 4 विकेट लेते हैं, एंड इसलिए इनका टोटल थोड़ा कम बनता है, जिसको इंडिया काफ़ी आराम से चेस कर लेती है केवल 4 विकेट के नुकसान पे, और इंडिया 6 विकेट से मैच जीत जाती है। अ डोमिनेटिंग विन आई वुड से। मतलब कई लोग उस टाइम पे क्वेश्चन करेंगे कि शायद बीच में मैच थोड़ा फंसा हुआ था, जब धोनी बैटिंग करने आए थे नंबर 5 पर, एंड धोनी की बैटिंग ऑर्डर जो है ना, इसको भी हम हर मैच में ट्रैक करेंगे। इनफैक्ट पूरे मिडिल ऑर्डर का जो किस नंबर पे कौन बैटिंग कर रहा है उसको हम देखते रहेंगे और इसका पैटर्न क्रिएट करते रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक वही पॉइंट है कि ये टॉप ऑर्डर सबको पता ही है क्या होने वाला था, बट मिडिल ऑर्डर इज वेयर द प्रॉब्लम्स लाई, एंड आगे आके एक एक मैच में आपको पता चलेगा कैसे बहुत सारे चेंजेस करे गए थे। और इसमें जो मेन बात थी रोहित शर्मा, उनकी जरा बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा भाई साहब 122 रन मारते हैं नॉट आउट ऑफ 144 बॉल्स, एंड आई थिंक यहाँ से उनका एक वो परफेक्ट कैंपेन स्टार्ट होता है ना, जो कहते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था भाई रोहित शर्मा इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले इस वर्ल्ड कप में। ही गोज ऑन टू हैव अ हिस्टोरिक टूर्नामेंट ओवरऑल ऑल्सो, बट यहाँ से ही वो पहले मैच से ही उन्होंने वो चीज स्टार्ट कर दी थी, ऑल्सो अगेंस्ट अ सेना कंट्री, जहाँ पे आप लोग काफी क्वेश्चन उठाते हो। पता है अगर आप उस 100 को जाके देखोगे दोबारा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट 100s दैट रोहित शर्मा हैज स्कोर्ड। ओके, जिस कंडीशन में वो थी, जिस सिचुएशन से उसने टीम को निकाला था, आई थिंक जब आपको पता है कि आपका वर्ल्ड कप एंटर करते हैं टॉप 3 पे काफी रिलायंस है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं, धवन जल्दी आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा नॉट आउट रह के मैच जिता के लाया है आपको। राइट। एक टाइम था जब कुछ 110 बॉलों पे 90 रन चाहिए थे, 3 विकेट गिर चुके थे, MS धोनी बैटिंग करने के लिए आए थे। MS धोनी का रोल एग्जैक्टली इस वर्ल्ड कप में क्या था, उस पर भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि हम देखेंगे। मैनेजमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं, कैप्टन की जो स्टेटमेंट्स हैं, उसमें बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं। इस मैच में अगर आप चाहते तो 110 बॉलें बची थी, इसका मतलब 20 ओवर से कम बचे हुए हैं। आप आराम से केदार जाधव जो कि ऊपर बैटिंग करते हुए हमें दिखे थे इससे पहले ODIs में, बायलैटरल्स में, हार्दिक पांड्या, आप इन जैसे लोगों को ऊपर भेज सकते थे, जो कि आगे होगा भी। लेकिन अभी आपने धोनी को भेजा ऊपर, विच इन माय ओपिनियन इज बाय द वे द राइट डिसीजन। राइट, हाँ, सही नंबर पे बैटिंग कराई है बाय द वे, और इस सिचुएशन में धोनी को ही आना चाहिए। धोनी यहाँ पे एज अ फिनिशर नहीं खेल रहे। जब 90 रन रह गए हैं ऑलमोस्ट 20 ओवर में, 50 ओवर में से 30 ओवर हुए हैं, तो आप एज अ फिनिशर खेलने नहीं आए हो। ये रोल को आप ध्यान में रखना कि कैसे चेंज होता रहेगा। राइट। बट रिगार्डलेस एक कन्विंसिंग विन होती है ओवरऑल, क्योंकि रोहित शर्मा वॉज मतलब ऑन क्लाउड 9 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा लग रहा था कि क्या स्टार्टिंग दी है वर्ल्ड कप को। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मैच आता है, वहां पे हम ये चीज कंटिन्यू होते हुए देखते हैं। कंटिन्यू होते दिखती है ना, आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम ही दिखती है। बट मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट मैच होता है विच वॉज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 दिन बाद 9 जून को, राइट। यहाँ पे लाइनअप तो पूरा सेम रहता है, प्लेयर्स वही खेल रहे हैं जो पहले मैच में खेले थे, विच इज अ गुड थिंग। बट हमें देखने को मिलता है कि जो ऑर्डर है प्लेयर्स का वो चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली हमारी जो स्टार्टिंग में रोहित शर्मा, शिखर धवन होते हैं, नंबर 3 पे विराट कोहली आते हैं, अब नंबर 4 पे यहाँ पे सरप्राइजिंगली हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। और कई लोग यहाँ पे ये भी जस्टिफिकेशन देंगे कि सिर्फ 13 ओवर बचे थे जब हार्दिक पांड्या आए थे, तब हमें एग्रेसिव हिटर्स की जरूरत है। बट अगर आप KL राहुल के करियर का बिल्डअप देखोगे उस टाइम तक, ही वॉज दैट गाय भाई। डोंट रिलेट KL राहुल विद व्हाट ही इज राइट नाउ। एग्जैक्टली। KL राहुल वॉज सपोज टू बी दैट गाय जो कि तोड़ देगा अगर खेलने पे आ गया तो। एंड आई थिंक ये चीज़ ना हमने 2023 वर्ल्ड कप से भी कंपेयर कर सकते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अल्टीमेटली नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर ही आया था। तो अगर नंबर 4 के बैट्समैन, जो कि भाई इज अ प्रॉपर बैट्समैन, अगर उस पर आप रिलायंस नहीं दिखाओगे, रिलायबिलिटी नहीं दिखाओगे, ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, तो फिर क्या फायदा उस चीज का। और आपको पता है आपके पिछले 8 सालों से ये प्रॉब्लम है। और आपको गालियां पड़ी हैं कि आपने लास्ट मोमेंट पे डिसीजन अपना चेंज कर दिया है।
उसके बावजूद आप नहीं सुधर रहे हो। एंड आई थिंक ये भी पॉइंट होगा ना, काफ़ी लोग कहेंगे नहीं भाई हार्दिक पांड्या वहाँ पे ज़्यादा अच्छा चल सकता है। यार नंबर 4 पे अगर केएल राहुल को खेलना था तो इससे पहले आपके पास क्या डेटा था जिसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि नहीं खेल सकता? इससे पहले तो खेला ही नहीं है, एक ही मैच तो खेला अभी तक नंबर 4 पे। तो आपने किस बेसिस पे चीज़ डिसाइड कर ली ऑलरेडी कि नहीं यार वो नहीं मार पाएगा वहाँ पे रन, एंड इसके चलते उसको और नीचे भेज दो। नंबर 6 पे केएल राहुल बैटिंग करने आते हैं, तब तक वो T20s में सेंचुरी मार चुका था। बिलो द लाइक्स ऑफ हार्दिक पांड्या एट नंबर 4 एंड MS धोनी एट नंबर 5। पर चलो MS धोनी कम से कम यहाँ पे पोजीशन कांस्टेंट है। MS धोनी अभी भी नंबर 5 पर ही बैटिंग करने के लिए आए हैं, ये अच्छी बात थी। उनका रोल डिफाइंड लग रहा था इस टाइम तक। केएल राहुल को एज अ फ्लोटर ही बना दिया इन लोगों ने। केएल राहुल के साथ कितना, आप ये सोचो, पहला वर्ल्ड कप है बंदे का, एज एन ओपनर गया है, जिंदगी में कभी नंबर 4 पे नहीं खेला, एकदम से बोला आपको नंबर 4 पे खेलना है। अब सिचुएशन के हिसाब से आपको नीचे भी कर दिया, पर ट्रस्ट नहीं दिखाएगा कि आप पावर हिटिंग कर सकते हो, जबकि आप वन ऑफ द फ्यू इंडियंस थे उस टाइम पे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट पे सेंचुरी मारी हुई है, राइट? आई डोंट नो। एंड इस मैच में इंडिया की पहले बैटिंग आती है एंड वो एक बहुत ही बड़ा टोटल खड़ा करते हैं 352 का। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, रोहित शर्मा 50 मारते हैं, शिखर धवन विद अ सेंचुरी 117 ऑफ जस्ट 109 बॉल्स। मुझे वही शॉट याद आता है जब वो खड़े खड़े एक पेसर को ऐसे कवर्स के ऊपर से छक्का मार देते हैं आर्म को एक्सटेंड करके। अनफॉर्चुनेटली इस मैच में उनके थंब में एक बॉल लगती है एंड वो ऑल्दो खेलते हैं मैच। विराट कोहली ने क्या बैटिंग करी थी इस मैच में। आई थिंक रोहित शर्मा कंपेरेटिवली बाय हिज स्टैंडर्ड्स ही गॉट आउट अर्ली 57 पे, बट उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरीके से कमान संभाली है, 82 रन ऑफ 77 बॉल्स, 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे। और आप उस टाइम पे ये भी नहीं बोल सकते कि कोहली ने 100 में कन्वर्ट नहीं करा, बिकॉज वो लास्ट ओवर में आउट हुए थे, आई थिंक सेकंड लास्ट से लास्ट ओवर में, तो बॉल इतनी बची नहीं थी एंड वो टीम के लिए मारते हुए ही आउट हुए थे, कोई इशू नहीं था इसमें। एंड इस मैच में आई वुड ऑल्सो क्रेडिट जो नीचे बैटिंग करना है, हार्दिक पांड्या 48 ऑफ 27 बॉल्स। हार्दिक पांड्या को आप, मैं जेन्युइनली बताऊं, लोग भूल जाते हैं, अब तो शायद दोबारा याद आ गया होगा लोगों को 2024 के बाद। वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर्स इन ICC इवेंट्स। भाई 19 वाले में तो उतनी उम्र भी नहीं थी उसकी, उसमें उसने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया एज अ यंगस्टर। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप यू विल सी कि हार्दिक पांड्या इज दैट गाय जो कि पहली बात तो उसकी पोजीशन भी कांस्टेंट नहीं है, उसके बाद भी उसने हर जगह पे कैसे भी करके टीम के लिए कंट्रीब्यूट करा है। करेक्ट। एंड इवन MS धोनी फॉर दैट मैटर यहाँ पे 14 बॉल में वो 27 रन बनाते हैं। सो एक अच्छी स्ट्राइक रेट से एक अच्छी इंटेंट से रन मारते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है कि स्ट्राइक रेट स्लो है, बंदा स्लो खेल रहा है, नहीं भाई, अच्छी बैटिंग कर रहा है अभी। पिछले मैच में भी जब वो सिचुएशन थी तो उन्होंने खेला उस हिसाब से, राइट। तो काफी बढ़िया लग रहा था MS धोनी का भी इंक्लूजन अभी तक। एंड इसी के चलते लोग बैटिंग काफी अच्छे करते हैं, 352 एज आई सेड टोटल खड़ा करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को 316 पे ही ऑल आउट करते थे, जहां पे भुवनेश्वर कुमार और बुमराह दोनों 3-3 विकेट लेते हैं, और चहल अपना जो फॉर्म रख के आए थे पहले मैच में वो कंटिन्यू करते हैं और 2 विकेट और लेते हैं। इसके चलते 316 पे वो ऑल आउट कर देते हैं और 36 रन से इंडिया मैच जीत जाती है। एंड यहाँ पे आप कहोगे 36 रन शायद उतना बड़ा मार्जिन लग नहीं रहा सुनने में, लेकिन इट वाज इंडिया थ्रू आउट। डेविड वार्नर बहुत ही स्लो एक हाफ सेंचुरी मारते हैं, स्ट्रीट्स में थोड़ा ट्राई करते हैं, बट इंडिया ने कभी ब्रीदिंग स्पेस दी ही नहीं इतनी कि ऑस्ट्रेलिया गेम में आ भी पाए। तो ये 36 रन शायद देखने में छोटे लग रहे होंगे, बट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इट फेल्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने वाली है। राइट। इसी के चलते हुए क्योंकि टॉप 3 ने हमारे फिर से इतनी अच्छी बैटिंग करी कि जो मिडिल ऑर्डर था उनको हार्डली सिर्फ 10-12 ओवर खेलने थे। बॉलर्स तो हमारे अच्छे चल ही रहे थे उस टाइम पे। इंडिया ने एक और डोमिनेटिंग विक्ट्री ली। बट जो नेक्स्ट मैच होता है विच वॉज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो मैच हमारा अबैंडन हो जाता है। सेमीफाइनल नहीं है ये। हाँ, ये वाला मैच हमारा ग्रुप स्टेज का अबैंडन हो जाता है बारिश के चक्कर में, और एक भी बॉल नहीं डाली जाती। तो हम लोग अपने इस सेगमेंट के फाइनल मैच पे चलते हैं, विच इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट मैच ऑफ क्रिकेट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि हुआ था 16 जून को। राइट। यहाँ पे जो लाइनअप होता है, एज वी सेड कि धवन की न्यूज आ गई थी कि धवन इंजरी हो चुकी है, पूरे टूर्नामेंट से बाहर है। इसी के चलते उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस होता है, हु वाज ऋषभ पंत, अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अब यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक ओपनर बाहर हुआ था तो आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्यों लेके आए? बट मैं इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेके मैनेजमेंट को डिफेंड करूंगा। क्यों? जो कि इस लाइनअप से शायद आपको पता चल जाए कि क्यों डिफेंड करना चाहिए। क्योंकि ओरिजिनली आप KL राहुल को एज एन ओपनर ही लेके आए थे, एंड उनको अल्टीमेटली अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे खेलने को मिल रहा है, तो आपको जबरदस्ती एक और ओपनर लाके प्लेइंग इलेवन में डालने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक बना बनाया बहुत ही बड़ा टैलेंट है। एंड इनफैक्ट जो लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, KL राहुल बाय द वे जब से ओपन करना शुरू करे थे इस वर्ल्ड कप में, उनका वर्ल्ड कप भी काफी डिसेंट गया था। हाँ। काफी अच्छा गया था। तो इस
डिसीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एक ओपनर को क्यों नहीं आप लाए, ऋषभ पंत को क्यों लिया। आई थिंक इट वाज टोटली जस्टिफाइड। एंड सो आप इस लाइनअप को देखोगे इस मैच वाले को तो आपको पता चल जाएगा क्यों हम जस्टिफाइड कह भी रहे हैं। शिखर धवन बाहर हुए तो उनकी जगह क्या नाम था भाई, विजय शंकर, रवि शंकर कह रहा हूँ मैं, विजय शंकर आते हैं टीम के अंदर एंड केएल राहुल से ओपनिंग करवाई जाती है। नाउ नेचुरली बाकी पूरा ऑर्डर जो कि पिछले मैच में था वो सेम रहता है। हार्दिक पांड्या नंबर 4 पे आते हैं, MS धोनी नंबर 5 पे आते हैं एंड विजय शंकर केएल राहुल वाली पोजीशन पे बैटिंग करते हैं एट नंबर 6। अब इसमें जरा ये बताओ, अभी हमने कहा कि ओपनर ना लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, मेरा भी सेम क्वेश्चन है, रायडू को क्यों नहीं लाया गया भाई? डेफिनेटली। एंड यहाँ पे मिडिल ऑर्डर बैटर ऋषभ पंत एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, एंड ही वाज इन रिजर्व्स ना। हाँ राइट। रायडू को क्यों नहीं लिया गया? अभी तक उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करा था। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है एंड लाइक ऑफ द कैमरा हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, काफ़ी स्टूपिड डिसीजन लगता है सुन के कि आप कैसे रायडू को नहीं लेके आए, जिसने मतलब एज वी सेड ना कि पिछले साल में उसकी ओडीआईज में 56 की एवरेज रही है। इतने अच्छे प्लेयर को जो कि लाइक बना बनाया फिट इन होगा टीम के अंदर, उसका क्यों नहीं लेके आओगे? आई जनरली थिंक कि बस एक ही रीज़न हो सकता है, क्या? विच इज़ कि भाई कुछ झगड़ा हुआ है। भाई कुछ रीज़न हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो इट इज एक्चुअली वेरी शेमफुल। विराट कोहली ने 2018 में खुद कहा था कि हमें नंबर 4 का आंसर मिल गया है और वो अंबाती रायडू है। जिस बंदे की एवरेज 50 से ऊपर की थी उस नंबर पे, आपने उसको प्रेफरेंस नहीं दी, आप ऋषभ पंत जैसे एक नए लड़के को लेके आते हो, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर आप उसको ग्रूम करना चाहते हो, एक्सपीरियंस देना चाहते हो वर्ल्ड कप का, तो एक अच्छा टाइम था उसको स्क्वाड में रखने का। बाय द वे इसका बेनिफिट हमें मिला है जब 2024 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने खुद कहा कि फाइनल को उन्होंने रोका, वो गेम एक्सपीरियंस उनको वहीं से आना शुरू हुआ था। बट अंबाती रायडू को आपने क्यों नहीं लिया? मेरे ओपिनियन में इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आपने विजय शंकर को ओरिजिनल स्क्वाड में रखा हुआ है तो नंबर 4 पे पहले तो विजय शंकर को ही खिलाना पड़ेगा। सीधा आप अंबाती रायडू को रिजर्व से लाके नंबर 4 पे तो खिलाओगी नहीं, क्योंकि फिर आप ही जस्टिफाई नहीं होगा, आप ही का डिसीजन जस्टिफाई नहीं होगा। ओके। और रिजर्व में रखने का कोई पॉइंट नहीं है। इससे अच्छा यंगस्टर को दे दो जगह जो कि रिजर्व में सीख लेगा अगले वर्ल्ड कप के लिए। ये मुझे लगता है पॉलिटिक्स थी इसके बिहाइंड, एंड पॉलिटिक्स कहो या कुछ और कहो, बट अंबाती रायडू को लाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अगर मैनेजमेंट अपनी ईगो साइड करके कहती कि शायद हमसे गलती हो गई, अब इस बंदे को नंबर 4 पे खिलाओ और कंसिस्टेंटली खिलाओ और फिर देखते टीम कहाँ जाती है। क्योंकि टीम में ऑलरेडी 6 बॉलर्स थे, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, चहल, कुलदीप, हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, ऑलरेडी 6 ऑप्शंस थे आपके पास बॉलिंग करने के लिए। आपको अब 7वां ऑप्शन भी क्या चाहिए जबरदस्ती? राइट। बहुत क्वेश्चनेबल था। आई थिंक इसी के चलते इस पूरे लाइनअप में इफ यू सी तो आपके 7 बॉलर है और 7 बैट्समैन है। अगेन वो आप बैट्समैन में आप चाहो तो आप भुवनेश्वर कुमार को भी रख सकते हो, तो बेसिकली ऑलमोस्ट एक 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं और एक 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी आपके पास। ये टेम्पलेट एकदम से शिफ्ट हुआ है अभी। हाँ, अभी तक आपके पास 6 बॉलर्स थे और अब 7 बॉलर्स हो गए आपके पास। बट पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि हम लोग वैसे भी हारते इस मैच को। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया पहले बैटिंग करती है और एक ह्यूमंगस टारगेट 336 का बना देती है। एंड यहाँ पे केएल राहुल ओपनिंग में आते ही अभी तक जो 2 मैचेस में थे, फर्स्टली ये भी मानना पड़ेगा अल्टीमेटली कि चलो मजबूरी में हुआ, बट केएल राहुल को पहले 3 मैचेस में 3 अलग अलग जगहों पे बैटिंग करा गई, नंबर 4, नंबर 6 और अब ओपनिंग। और ओपनिंग में आते ही वो 57 रन मारते हैं, विच इज अ गुड, अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर टीम इंडिया। रोहित शर्मा 140 रन ऑफ 113 बॉल्स। और पता जब वो आउट था तो 10 बार और बचे हुए थे 10 बार और बचे हुए थे। उसमें भी आई थिंक कुछ वो था कि उसने फील्डर देखा नहीं था वो और उसने मार दिया था पिक्चर। बट आई थिंक इस पूरे टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला है कि रोहित शर्मा ने जब भी सेंचुरी मारी है वो अल्टीमेटली सेंचुरी मारने के काफी जल्दी बाद आउट हो जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे हमें एक प्रॉपर 100 देखने को मिला है एंड पॉसिबली अगर वो देख लेते फील्डर है पीछे तो और भी ज्यादा रन 200 आ जाती। बट 140 रन देखने को मिलते हैं। विराट कोहली अगेन कंटिन्यूइंग हिज फाइन फॉर्म बट नॉट बीइंग एबल टू अल्टीमेटली स्कोर 100। 77 रन बनाते हैं ऑफ 65 बॉल्स। अब प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे विराट कोहली आउट था नहीं, विराट कोहली की ऊपर से गई थी एंड अंपायर ने तुरंत आउट दिया भी नहीं था। विराट कोहली ने वॉकआउट करना स्टार्ट कर दिया, बॉल छुई नहीं थी बैट से और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाके अपना सर पीट रहा। हाँ, वो स्पाइक आया ही नहीं था।
तो दिस इज आर यू सरप्राइज, क्योंकि ये चीज हम लोग आज तक देखते हैं कि जब विराट कोहली नॉट आउट होते हैं तब वो डीआरएस लेते नहीं है, और जब प्लम्ब आउट होते हैं, जब बॉल एकदम बीचों बीच पैट की लग रही होती है, तब डीआरएस लेते हैं। अभी हमने रिसेंट बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच में देखा था कि उनकी बैट लग गया था और उन्हें वो नहीं पता चला। यहाँ पे बैट नहीं लगा तो उन्हें वो नहीं पता चला। आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग था यार ये। बट रिगार्डलेस टीम एक इतनी अच्छी पोजीशन पे थी। आई थिंक उसके बाद की अगर हम लोग बैटिंग ऑर्डर की बात भी करेंगे, आई वुड ऑल्सो नेम विजय शंकर, क्योंकि यहाँ पे वो नया है टीम के अंदर। ही स्कोर्ड 15 ऑफ 15 नॉट आउट रहे थे, तो ऐसा कुछ गंदी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी यहाँ पे। कौन से नंबर पे आए थे? नंबर 6 पे। नंबर 6 पे। तो आई थिंक नंबर 5 पे भी एमएस धोनी ही, एमएस धोनी, और नंबर 4 पे हार्दिक पांड्या थे। तो वो ऑर्डर वही था। बट यहाँ पे 336 रन का टोटल बनाती है इंडिया, और फिर जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही होती है तो बीच में बारिश भी हो जाती है। पहले मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अब हार्दिक पांड्या को इस मैच में नंबर 4 पे क्यों भेजा गया? पिछले मैच में तो नंबर 4 पे गया था, क्योंकि तब तो 12-13 ओवर बचे हुए थे। अब यहाँ पे भी बचे। आई थिंक ये उस टाइम पे केएल राहुल का ये एक्सक्यूज था कि शायद वो एक प्रॉपर हिटर नहीं है। विजय शंकर किस काम के लिए? हाँ, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली रहेंगे। एंड आई थिंक कुछ क्वेश्चंस ना, मतलब बेसिकली व्हेन वी आर मेकिंग अ वीडियो, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो भी डिसीजंस लिए गए उनका सेंस बनाने की कोशिश करी जाए। बट एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं जिनका सेंस बनाया जा नहीं सकता। अगर आप पूरे टूर्नामेंट का भी बेसिकली पूरा एक सैंपल देख लो, एज अ सैंपल साइज आप पूरे टूर्नामेंट को लो, तो भी आपको ये लगेगा कि हर प्लेयर की पहली बात तो पोजीशन फिक्स नहीं है, प्लस रोल भी फिक्स नहीं है। मतलब या तो चलो ऐसा हो कि नहीं, पांड्या को फिनिशर ही रखा जाएगा, अब ओवर के हिसाब से उसको नीचे बैटिंग करा दी जाएगी, जो कि इस मैच में होनी चाहिए थी। प्लस अगर धोनी एज अ फिनिशर खेल रहे हैं, तो धोनी तो बेटर फिनिशर है पांड्या से, तो उनको क्यों नहीं भेजा जा रहा ऊपर? राइट। पर ठीक है, मैं ये भी कहूंगा कि चलो एटलीस्ट नंबर 5 पे भी फिक्स्ड है वो इस टाइम तक, तो अभी उनको चेंज नहीं करा जा रहा। एक अच्छी बात तो ये हुई है। बट रिगार्डलेस ऑर्डर में थोड़ी शफलिंग हमें अभी तक हर मैच में दिखी है। अभी तक फिक्स नहीं हुआ ऑर्डर, एक भी मैच। इनफैक्ट टॉप, मैं कह रहा हूँ नीचे के बैटर्स को तो तुम करते रहते हो रोटेट, टॉप 4 भी फिक्स नहीं हुए भाई। क्या चल रहा है उन पे? राइट। एंड इस मैच में एज आई सेड कि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही होती है तो बारिश हो जाती है, जिसके चलते डीएलएस का जो अल्टीमेट टारगेट होता है वो 302 का हो जाता है 336 से लेके। एंड यहाँ पे जो बॉलिंग है, यहाँ पे आई वांट टू टॉक अबाउट विजय शंकर, जो सिर्फ 5 ओवर डालता है और उसमें 2 विकेट भी ले लेता है। द बेस्ट बॉलर दैट टीम इंडिया हैड इन दैट गेम। तो आई थिंक एक जो स्टार्ट होती है, क्योंकि नॉट आउट रह के भी आया था, तो यू कैन क्वेश्चन इज बैटिंग। ओवरऑल इस मैच में उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। पांड्या एंड कुलदीप यादव ने भी 2-2 विकेट लिए थे, जहां पे कुलदीप यादव की प्रॉब्ली हिज ग्रेटेस्ट बॉल ऑफ हिज करियर हमें देखने को मिला, जिसमें वो बाबर आजम को आउट करते हैं। बट यहाँ पे एक अगेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब भुवनेश्वर कुमार केवल 2 ओवर डालते हैं और उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते हुए वॉकआउट करना पड़ता है। करेक्ट। एंड यहाँ से हमारी एक और इंजरी आ जाती है। अभी धवन इंजर हुए थे, अब भुवनेश्वर कुमार भी इंजर हो जाते हैं। ऑल्दो भुवनेश्वर कुमार की ऐसी इंजरी नहीं होती जिससे वो पूरा वर्ल्ड कप बाहर इवेंचुअली आ जाते हैं। राइट। और आई थिंक इसी के साथ हमारा पहला जो सेगमेंट था जिसमें मैचेस कवर करने वाले हैं, जो पहले 4 मैचेस थे, द परफेक्टली इम्परफेक्ट स्टार्ट। परफेक्टली इम्परफेक्ट ऑल्सो बिकॉज क्योंकि पाकिस्तान 212 रन ही मारती है और 89 रन से इंडिया ये मैच जीतती है। डोमिनेटिंग विक्ट्रीज नहीं है, अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं, एकदम परफेक्ट स्टार्ट मिली है, टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे फॉर्म में है। बट हमें अभी तक इस सेगमेंट को समराइज कराया जाए तो क्या पैटर्न्स देखने को मिले हैं और क्या ये पैटर्न्स कंटिन्यू होंगे अगले सेगमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुनना ध्यान से। अभी तक अगर मैं समराइज करूं, हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि मिडिल ऑर्डर में शफलिंग हो रही है अराउंड एमएस धोनी। एमएस धोनी को शफल नहीं करा जा रहा। एमएस धोनी नंबर 5 पे फिक्स्ड है अभी, उनके चारों तरफ टीम को घुमाया जा रहा है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है। मैं एक बारी को ये बात समझ सकता हूँ, एटलीस्ट एक बंदा तो फिक्स्ड है एज द पिवट पॉइंट इन द टीम। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है कि इंजरीज आपको अभी से थोड़ी दिखनी शुरू हो रही हैं, एंड शायद ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ा तो फर्क पड़ा ही होगा। स्पेशली शिखर धवन का तो मुझे लगता है एक मेजर इंजरी थी। मिस्टर आईसीसी अगर खेल रहा होता उस टाइम पे, शायद कहानी कुछ और होती। एक और जो बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी कि जो बॉलर्स है ना टीम के, उन पे शफलिंग नहीं हो रही, उनको ट्रस्ट दिखाया जा रहा है। गुड थिंग एज ऑफ नाउ, वेरी गुड थिंग कि आपने बॉलर्स को ट्रस्ट दिखाया है कि चाहे कोई भी टीम हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप ही खेलेंगे, जो कि हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था। उसमें कोई चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं हो रही है अभी तक। एंड लास्टली जो हमारे टॉप 3 हैं, जो कहानी इस पूरे वर्ल्ड कप के बिल्डअप में थी, एग्जैक्टली वही कंटिन्यू हुआ है। 9 में से 4 मैचेस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा वर्ल्ड कप हो चुका है। टॉप 3 हर मैच में कोई ना कोई परफॉर्म करके दे रहा है, जिसके चलते हुए आप ऐसे टारगेट्स खड़े कर दे रहे हो कि टीम का चेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जा रहा है। मिडिल ऑर्डर को इतना एक्सपोजर मिल ही नहीं रहा
क्योंकि टॉप 3 ही 30-35 ओवर खेल जा रहे हैं. या कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम होने वाला है ब्लंडर्स बिगिन टू सरफेस. अब जो कुछ ब्लंडर्स है ना, जो कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं, इस सेगमेंट में हमें वो दिखने शुरू हो जाएंगे. राइट. सो मूविंग ऑन अपने नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, विच वॉज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. करेक्ट. 22 जून 2019 को ये मैच खेला गया था. अब जैसे हमने कहा था कि भुवनेश्वर कुमार को इंजरी होती है, वो कुछ मैचेस के लिए बाहर होते हैं, तब उनकी जगह आते हैं मोहम्मद शामी टीम के अंदर. सिर्फ यही डिफरेंस होता है पूरी टीम में, लाइनअप में अगर देखा जाए कि कौन सा प्लेयर आ रहा है, बट जो ऑर्डर होता है बैट्समैन का वो फिर से हमें चेंज है तो दिखता है इस मैच के अंदर. एंड अभी तक ये हमारा 5वां मैच है, 5 मैचेस में बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है. ध्यान रखना इस बात को. तो टॉप 3 तो हमारे वही रहते हैं, शिखर धवन, रोहित शर्मा और केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली. अब हम लोग देखते हैं नंबर 4 पे कौन आते हैं. अभी तक जो बैट्समैन नंबर 6 पे विजय शंकर खेल रहे थे, वो अब नंबर 4 पे उनको बैटिंग करा दी जाती है. एंड और सरप्राइजिंग पार्ट तब होती है जब नंबर 5 पे धोनी आते हैं. नंबर 6 पे जब हार्दिक पांड्या आ रहे थे, तब अब जो है वो केदार जाधव को लाया जाता है और हार्दिक पांड्या नंबर 7 पे बैटिंग करने आते हैं. क्यों? जो कि अभी नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे. हाँ, अब वो डायरेक्टली नंबर 7 पे बैटिंग करने आते हैं. स्टार्ट उनने वर्ल्ड कप में नंबर 6 से करा था, जब धोनी ऊपर आ रहे थे बैटिंग करने और केएल राहुल नंबर 4 पे आ रहे थे. अब करते करते वो पहला ऐसा मैच है अफगानिस्तान वाला जिसमें वो नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे हैं. नाउ सडनली इतना ज्यादा डिफरेंस इन दीज बैटिंग पोजीशंस मिडिल ऑर्डर में क्यों हो रहा है भाई? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये ओवरऑल तो चीज. इसी के चलते इंडिया की पहले बैटिंग आती है और वो 224 का टारगेट खड़ा करते हैं. नॉट अ वेरी बिग टारगेट अगर आप देखा जाए तो. अभी तक जैसे वो 300 का टारगेट बना रहे हैं, इसलिए इंडिया जब बैटिंग करके हटी थी तो उनके दिमाग में ये चीज थी कि ये टारगेट शायद थोड़ा कम पड़ गया. और यहाँ पे आप विजय शंकर को क्यों भेज रहे हो नंबर 4 पे, इसका सेंस बनाने का ट्राई करते हैं. इस मैच में जो हमारे टॉप 3 थे ना, वो रिलेटिवली थोड़ा जल्दी आउट हो गए. ऑल्दो विराट कोहली ने 50 मारी थी, बट वंस अगेन ही फेल्ड टू कैपिटलाइज. और इस मैच में कोई एक्सक्यूज नहीं था कि 100 क्यों नहीं आई. इसमें वो कर सकते थे, जल्दी आउट हो जाते हैं. इनफैक्ट जो पहले के 2 विकेट गिरते हैं वो आई थिंक स्टार्टिंग के 14 ओवरों में ही गिर जाते हैं. अब आप यहाँ पे केदार जाधव को आई डोंट नो क्यों नहीं भेजना चाहते. शायद उनको आप एज अ फिनिशर ट्रीट कर रहे हो. हार्दिक पांड्या को आप इतना जल्दी नहीं भेजना चाहते. MS धोनी कैन प्ले. MS धोनी ने पहले मैच में भी एज अ फिनिशर नहीं खेला था, पर उनको नहीं भेजा जाता है. और इसीलिए बचा कौन? विजय शंकर. पर क्या विजय शंकर एक एक्चुअली नंबर 4 के बैटर हैं? अब आपका डिसीजन क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए. राइट. तो क्या प्रिपरेशन थी एग्जैक्ट? आई थिंक ओवरऑल ही कुछ चीजें सेंस बना नहीं रही है. एज ए सेड ना कि किसी का रोल ही डिफाइंड नहीं है भाई. इन लोगों ने सारे बैटर नंबर 6 नंबर 7 के ले लिए ऐसा लग रहा है. हाँ, और उनको आप कुछ ना कुछ करके सिचुएशन के हिसाब से जब आपका मन करे उनको ऊपर खिला दिया, किसी को नीचे खिला दिया. बेसिकली आप अपने ईगो पे चल रहे हो कि हम टॉप 3 30-35 ओवर तो निकाल ही देंगे, और उसके बाद फिर तो कोई भी कभी भी आए, क्या ही फर्क पड़ता है. इवन केदार जाधव का वेरी ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड. जो बंदा अभी तक नंबर 7 पे खेल रहा था, अब उसे एकदम से नंबर 6 पे क्यों लाया गया ओवर हार्दिक पांड्या, जब हार्दिक पांड्या भी अच्छे रन बना रहा है, और फिनिशिंग अच्छी कर रहा है, अच्छे मतलब 40-50 के आसपास तक के रन बना रहा है. तो एकदम से अब केदार जाधव जिसकी बैटिंग अच्छे से आई नहीं अभी तक टूर्नामेंट में, उसको आपने डायरेक्टली हार्दिक पांड्या के ऊपर भेजा क्यों? बाय द वे MS धोनी यहाँ पे नंबर 5 पे आते हैं फिर से. ये अच्छी बात है, MS धोनी अभी भी फिक्स्ड है. पर MS धोनी इस मैच में पहले साइंस दिखाते हैं स्लो खेलने का. इनफैक्ट यहाँ पे इंडिया जो अपने आखिरी के 25 ओवर होते हैं, पहले 25 ओवर में जितने रन मारे 120 कुछ मारे थे, विच इज डिसेंट. नेक्स्ट 25 ओवर में अराउंड सिर्फ 100 रन ही आते हैं. उसमें धोनी भी खेल रहे थे और धोनी यहाँ पे आउट हो जाते हैं, एंड तक नहीं टिक पाते, जिसके चलते हुए शायद हमारी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि मिडिल ओवर्स बहुत स्लो हो गए थे. ये पहला वो टाइम था, मैच था, ऑलमोस्ट आधा वर्ल्ड कप निकल चुका है, जब मीडिया ने दोबारा वो क्वेश्चंस उठाने शुरू करे कि देखो ये हम कह रहे थे, अब धोनी दोबारा थे स्लो खेलना शुरू करते हुए दिख गए हमें, जैसे ही थोड़ा ऊपर बैटिंग करने के लिए आए. थैंकफुली मैच हम जीत जाते हैं तो उसमें इतना इशू दिखता नहीं है, बट हाँ मतलब ये दिखता नहीं है. प्लस ये जो केदार जाधव को ऊपर भेजने का डिसीजन था, वो सरप्राइजिंगली फॉर्चुनेटली इस मैच में काम कर जाता है, क्योंकि वो 52 रन मारते हैं इस मैच में, 50 आ जाती है उनकी भाई साहब नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए. एंड शामी का पहला मैच, शामी को भी मतलब वी हैव टू रेड हिम कि वो वर्ल्ड कप में टाइम एंड टाइम अगेन परफॉर्म करते आए हैं.
इस मैच में वो 4 विकेट लेते हैं। एंड में मैच इतना ज्यादा फंस गया था, अल्टीमेटली इंडिया जीती भी सिर्फ 11 रन से, बहुत क्लोज हो गया था मैच। और वो लास्ट 3 बैट्समैन जो है वो हैट्रिक लेके निकालते हैं, शामी ओवरऑल 4 विकेट लेते हैं। बट इट वाज अ क्लास परफॉर्मेंस फ्रॉम शामी भाई। एंड शामी भी मतलब वर्ल्ड कप में क्लच बंदा है यार। हाँ भाई, चाहे 2023 वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे इस वाले वर्ल्ड कप की बात करो, शमी को जितनी भी चांसेस मिले, ही हैज नेवर बीन द फर्स्ट प्रेफरेंस। या ऐसे विकेट निकाल के दिए कि आप कैसे ही बाहर निकालोगे। पर पता है, इस मैच में 2 चीजें को मैं समराइज करना चाहता हूँ। विजय शंकर जो कि लास्ट मैच में हमारे बेस्ट बॉलर थे, जिनको राइडो के ऊपर लाया गया था इस वर्ल्ड कप में क्योंकि वो एक 3D प्लेयर थे, उनसे इस मैच में बॉलिंग ही नहीं कराई जाती। या जब आपको पता है कि मैच क्लोज हो रहा है एंड शायद हर बॉलर का लक नहीं चल रहा विकेट टेकिंग एबिलिटीज में, ऐसे ही दिनों के लिए तो आप रखते हो वो 6वां वो 7वां बॉलिंग ऑप्शन, तो यूज क्यों नहीं हुआ? एंड अनदर पॉइंट, इस चीज को आप दिमाग में रखना, इंडिया का जो तीसरा विकेट गिरा था बैटिंग करते वक्त, वो 26.1 ओवर्स में गिरा था, 27 ओवर की पहली बॉल पे, और तब MS धोनी बैटिंग करने के लिए आए थे। अगले मैच में सेम ओवर में सेम बॉल पे 26.1, सेम बॉल पे अगले मैच में इंडिया का तीसरा विकेट फिर से गिरेगा। पर क्या MS धोनी बैटिंग करने अब आएंगे? क्योंकि अब सिचुएशन का कोई एक्सक्यूज नहीं है। लिटरली अब सेम बॉल पे तीसरा विकेट गिरा आपका, तो सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है। तो क्या बैटर भी सेम रहेगा? देखते हैं। Let's see, moving on to our next match which was India versus West Indies by 27th जून को ये मैच खेला गया था। एंड यहाँ पे अगर हम लोग लाइनअप देखें तो लाइनअप पूरा सेम रहता है, वही प्लेयर्स होते हैं जो कि अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले थे, बट वही है ऑर्डर इस मैच में फिर से चेंज होता है। और ये हमारा आई थिंक 6वां मैच, 6th मैच, हर मैच कह सकते हो अगर आप न्यूजीलैंड वाला नहीं गिनोगे, बट हर मैच में एक भी मैच में अभी तक सेम ऑर्डर नहीं रहा है। कितनी शफलिंग हो रही है। एग्जैक्टली, प्लीज कंटिन्यू। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि टॉप ऑर्डर वही रहता है। नंबर 4 पे हमारे विजय शंकर ही आते हैं। अब नंबर 5 पे पिछले मैच में केदार जाधव ने नंबर 6 पे खेलते हुए 50 मार दी थी। अब यहाँ पे वो नंबर 5 पे बैटिंग करने आ जाते हैं, अबव द लाइक्स ऑफ धोनी एट नंबर 6, जो कि अभी तक 5 पे खेल रहे थे, एंड पांड्या जो कि पिछले मैच में नंबर 7 पे खेल रहे थे, इस मैच में भी नंबर 7 पे खेलते हैं। 26.1 जो ओवर था उस पे तीसरा विकेट गिरा था, जस्ट लाइक लास्ट गेम। पर इस बार बैटिंग करने के लिए आते हैं केदार जाधव। राइट, क्यों? MS धोनी का रोल क्या है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? अभी तक हर मैच में MS धोनी नंबर 5 पे बैटिंग करी है, इस मैच में क्यों वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी? और अगर ये बात सिर्फ एक मैच की होती तो मैं फिर भी भूल जाता, बट अब यहां से एक नया पैटर्न बनना शुरू होगा। राइट, सो यहाँ पे इंडिया की पहले बैटिंग आती है, वो 268 का टारगेट खड़ा करते हैं, जो कि वेस्ट इंडीज के लिए प्रॉब्ली इन ODI फॉर्मेट वाज अ गुड टोटल। करेक्ट। राहुल वहां पे 48 रन मारते हैं, अनदर गुड साइन फ्रॉम KL राहुल। रोहित शर्मा यहाँ पे भी जल्दी आउट हो जाते हैं, केवल 18 रन पे, बट विराट कोहली आके कमान संभालते हैं और 72 रन मारते हैं अगेन। और इस बार सरप्राइज वाला रिएक्शन भी दिया था। अच्छा, इस मैच में दिया ये था कैसे मैं आउट हो गया फुल मारते मारते। सो यहाँ पे वो आउट हो जाते हैं अगेन, वो सेंचुरी रहते हुए बच जाती है। बट केदार जाधव जिनने 50 मारी थी नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए, यहाँ पे नंबर 5 पे आते हैं, और ये जो गैम्बल था ये पुल ऑफ नहीं होता क्योंकि केदार जाधव सिर्फ 7 रन पे आउट हो जाते हैं। करेक्ट। अब नंबर 6 पे धोनी बैटिंग करने आते हैं, जो कि 50 मारते हैं, हिज फर्स्ट 50 इन दिस टूर्नामेंट, फर्स्ट एंड ओनली शायद। हाँ राइट, 56 रन मारते हो 61 बॉल, सो स्ट्राइक रेट भी इज गुड, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करोगे। एंड हार्दिक पांड्या एट नंबर 7, जिसको अभी तक टूर्नामेंट में लगातार उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे भी वो 46 रन मारते हैं 38 बॉल्स। हार्दिक पांड्या भाई हैट्स ऑफ यार, जो पूरे टूर्नामेंट में उनकी शफलिंग की गई है और हर नंबर पे आते उन लोगों ने उनने बैटिंग करके परफॉर्म करके दिया। सो क्रेजी उनने जो भी करा इसके अंदर। तो 268 का ऐसे टारगेट मिलता है वेस्ट इंडीज को, और इंडिया 143 पे ही उनको ऑल आउट कर देती है। यहाँ पे मोहम्मद शामी अगेन चमकते हैं अपनी बॉलिंग के साथ, जो कि फिर से 4 विकेट लेते हैं। पिछले मैच में भी 4 विकेट, इस मैच में भी 4 विकेट, और यूजी चहल और बुमराह दोनों 2-2 विकेट लेते हैं। बट मोहम्मद शामी भाई, हाँ, एंड कुलदीप यादव का सरप्राइजिंगली अभी तक इतने विकेट्स आए नहीं थे। राइट, बट मोहम्मद शामी, जैसे तुमने कहा, जब भुवनेश्वर कुमार एब्सेंट थे टीम से, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह मोहम्मद शामी आते हैं, इतने सारे विकेट्स लेते हैं। बट वंस अगेन माई इशू इज द सेम। विजय शंकर 3D प्लेयर की तरह आए थे। इस मैच में जब आपको पता है कि वन साइडेड गेम है, वंस अगेन विजय शंकर ने बॉलिंग नहीं करी। तो क्या आप उनको एज अ प्रॉपर नंबर 4 के बैटर लेके आ रहे हो? एक ऐसे इंसान को जिसने कुछ महीने पहले ही इंडिया से अपना डेब्यू करा है और सिर्फ 5 इनिंग्स खेली है, ओवर समबडी
जो कि 2018 में 50 ऊपर की एवरेज लेके बैठा हुआ था अंबाती राइडू। अगर आपको जो आपने कैसे जस्टिफाई करो 3D प्लेयर वाला जब आप बॉलिंग ही नहीं करा रहे हाँ, हो? अगर आपने बोला ही ये कह के लिया था कि एक 3D प्लेयर है वो ज्यादा चीज प्रोवाइड करता है तो फिर कराओ उससे, वो क्यों नहीं करा रहे फिर आप उससे? तो आई थिंक बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन है, बट यहाँ पे इंडिया की इस पूरे वर्ल्ड कप में बिगेस्ट विक्ट्री देखने को मिलती है। 125 रन से इंडिया ये मैच जीत जाती है। तो अगेन जो जो चीजें उनने करी अल्टीमेटली, जैसे केदार जाधव वाला तो चलो पुल ऑफ नहीं हुआ, बट धोनी नंबर 6 पाया, अब उनने 50 मार दी। हार्दिक पांड्या नंबर 7 पाया, उनने अच्छा खेल दिया। तो मे बी अगेन थोड़ा पेपर ओवर हो गया क्रैक्स पे एंड इससे लोगों का ध्यान नहीं गया। बट अपने नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, विच वॉज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। एंड ये पूरे टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में अकेला ऐसा मैच था जहाँ पे इंडिया हारना उन्हें फेस करना पड़ता है, एंड क्यों करता है वो भी देखेंगे। बट फर्स्टली चेंजेस क्या होते हैं लाइनअप में। इस मैच की जो प्रिपरेशन हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी नेट्स में, उसमें बुमराह टो क्रशर डालते हैं विजय शंकर को, जिसके चलते उनका टो फ्रैक्चर हो जाता है और उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसका मतलब जिस 3D प्लेयर को लेके आए थे उनने केवल वो पाकिस्तान वाले मैच में बॉलिंग करी, उसके बाद किसी मैच में बॉलिंग ही नहीं करी। उनको अब सिर्फ एज अ बैट्समैन ही ट्रीट नंबर 4 के बैटर खिला रहे हो और नंबर 4 पे परफॉर्म भी नहीं करा। परफॉर्म भी नहीं करा। तो अब तो आप अंबाती राइडू को ला सकते हो। एक और आपको चांस मिला रिप्लेसमेंट का, पहले शिखर धवन का था, अब विजय शंकर का हुआ है। अनदर ब्लंडरस डिसीजन, मयंक अग्रवाल जो कि रिजर्व्स में भी नहीं थे, जो कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी नहीं है, वो ओपनर है बाय द वे, आप उनको टीम में विजय शंकर की जगह पे ला रहे हो। वो तो बॉलिंग भी नहीं करते, पर आपको तो 3D प्लेयर चाहिए था। कितनी इनकंसिस्टेंसीज हैं मैनेजमेंट और कैप्टन के गेम प्लान में और उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स में। दिस इज एक्चुअली क्वेश्चनेबल कि ये क्या सोच के, किस माइंडसेट से, किस माइंड फ्रेम से आप ये बातें कर रहे थे। आई थिंक दैट इज व्हाई आई सेड पहले भी, क्योंकि यार मतलब ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे टाइप के डिसीजंस लिए जाएं अनलेस एंड अनटिल कुछ लड़ाई हुई हो आपस में बीच में, एंड ऑब्वियसली वो लड़ाई हुई और कंट्री का इंटरेस्ट ऊपर नहीं रखा गया, तो दैट इज ऑब्वियसली अ शेमफुल है, ज्यादा शेमफुल है ही वो चीज डेफिनेटली। बट आई थिंक इफ वी जस्ट ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस तो वो बन ही नहीं रहा। कुछ भी आप कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो तो वो नहीं बन रही चीज कि क्यों ओपनर क्यों लेके आओगे आप। जब आप पहले हमने शिखर धवन वाला जो रिप्लेसमेंट आया ऋषभ पंत, हमने चलो वो कहा कि ये चीज सही है क्योंकि केएल राहुल एज एन ओपनर ही आए थे टीम के अंदर, ओपनिंग करा ली। नंबर 4 पे एक बैट्समैन है ऋषभ पंत जो कि अभी तक रखा हुआ है बेंच पे, तो वो चीज़ चलो सही है। बट अब जब विजय शंकर जो कि आपका 3D प्लेयर था वो अब बाहर हुआ है, तो फिर आप क्यों एक ओपनर लेके आओगे जब ओपनिंग आपकी अभी ठीक ही चल रही है। द फनी पार्ट इज, अगर विजय शंकर को सिर्फ एज अ बैटर खिलाना था तो इससे अच्छा तो पंत को ही पहले से खिला लेते भाई। हाँ राइट। क्या चल रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है। आप, मैं कितना ट्राई करूं जस्टिफाई करने का कि इसके पीछे का ये लॉजिक होगा, ये लॉजिक होगा, अब नहीं बन रहा लॉजिक भाई। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड देयर टीम सिलेक्शन एंड स्क्वाड सिलेक्शन, राइट। बट रिगार्डलेस मैच की बात करते हैं। सो इस मैच में एज वी सेड कि विजय शंकर को हटाया जाता है, उनका रिप्लेसमेंट जो था वो मयंक अग्रवाल आता है टीम के अंदर, बट जो स्टार्ट करते हैं अब वो ऋषभ पंत करते हैं एट नंबर 4। तो आई थिंक भाई वो पॉइंट सही है कि अगर आपको यही करना था तो ऋषभ पंत पहले से खिलाना स्टार्ट कर देते। अब पंत हमारे नए नंबर 4 हो चुके हैं, नंबर 4 पे आए गए, बट जो ओवरऑल ऑर्डर है वो टीम का फिर से चेंज हो गया क्योंकि नंबर 5 अब हार्दिक पांड्या आ गए जो कि अभी नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे थे, अब दोबारा ऊपर आ गए। हाँ, और नंबर 6 पे चलो धोनी अब 2 मैच से तो कंसिस्टेंट है, नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, और जादव जिनने ऊपर बैटिंग करी थी नंबर 5 पे वो अब नंबर 7 पे आ गए हैं हार्दिक पांड्या की जगह। एंड नोटिस हाउ ये पांड्या की ये 7वां मैच है, दिस इज द 7th मैच, राइट। 7th मैच, जिसमें से एक तो मैच हुआ ही नहीं, मतलब 6 मैचेस हुए, 4 अलग पोजीशंस पे हार्दिक पांड्या बैटिंग कर चुका है। 4, 5, 6, 7 इन चारों नंबरों पे हार्दिक पांड्या सिर्फ 6 मैच के अंदर बैटिंग कर चुके हैं। एंड जादव ने एक में 50 मार दी तो आपने नंबर 5 पे करा दिया, फिर नंबर 5 पे नहीं चला तो आप वापस नंबर 7 पे ले एक मैच के बेसिस पे दोबारा हटा दिया, वापस हटा दिया। कितना रिएक्शनरी है यार, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग डिसीजन है। आई थिंक भाई आप कुछ भी करके इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है एंड इसमें तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं था भाई। इंग्लैंड ने लेजिट इस मैच में तोड़ के रख दिया इंडिया को। 337 का टोटल बनाते हैं वो, एक इट इज अ ह्यूमंगस टोटल जो कि इंडिया को उस टाइम पे पता चल गया था कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है चेस करना। ऑल्दो इंडिया ये चीज चेस कर सकती थी एंड करा भी है, पहले 350 रन भी बनाए थे वर्ल्ड कप में। मेरे हिसाब से बॉलिंग जब इंडिया कही थी तो स्टार था रविंद्र जडेजा जो कि टीम में भी नहीं था, विच इज अनदर क्वेश्चनेबल डिसीजन कि उस बंदे को पूरे वर्ल्ड कप में खिलाया ही नहीं गया इससे पहले। उस बंदे का इस वर्ल्ड कप में ही वॉज स्टैटिस्टिकली द बेस्ट फील्डर। उसने अपने कैचेस और रनआउट्स के थ्रू मोस्ट नंबर ऑफ रन सेव करे थे अपनी टीम के लिए, कुछ 22-23 रन थे शायद, और उस बंदे ने अभी तक वर्ल्ड कप खेला भी नहीं है, ये 7वां मैच चल रहा है।
इट इज एक्चुअली वंस अगेन क्वेश्चनेबल कि क्या सोच रही थी टीम उस टाइम पर। एंड जो बॉलर्स होते हैं हमारे, उसमें अगेन बहुत ऑब्वियस नाम चमकते हैं मोहम्मद शामी, जो कि अभी तक 4-4 विकेट लेके आ रहे थे 2 मैचेस में, अब इस मैच में वो 5 विकेट ले लेते हैं। सो टोटल में उनके 13 विकेट 3 मैचेस के अंदर ही हो जाते हैं, विच इज अगेन भाई क्रेजी परफॉर्मेंस। बट इसके थ्रू आउट इस मैच में हमें देखने को मिला कि बाकी जो बॉलर्स थे वो पिट रहे थे, इंक्लूडिंग शामी। उनने भी काफी रन कंसीड करे, पर उनने विकेट लिया, आई थिंक वो काफी अच्छी बात है। बट जब इंडिया की बैटिंग आती है, इट इज द परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ गाय लाइक रोहित शर्मा। 102 रन मारते हैं, सेंचुरी मारते हैं वो अगेन। केएल राहुल जल्दी आउट हो जाते हैं यहाँ पे, 0 रन बनाते हैं वो। बट रोहित शर्मा अगेन भाई अगेंस्ट इंग्लैंड, अ टॉप क्लास टीम जो कि फेवरेट है, उनके अगेंस्ट 102 रन बनाना। और यहाँ से हमें एक पैटर्न देखना शुरू होगा कि रोहित शर्मा 30-35 ओवर आते आते ऑलरेडी अपने 100 बना चुके होंगे, और फिर एकदम से आउट भी हो चुके होंगे। या इस मैच में भी 102 रन पे वही सेंचुरी बना के वो जल्दी आउट हो गए। एंड विराट कोहली अगेन यहाँ पे आके अच्छी पारी खेलते हैं, 66 रन बनाते हैं, बट अगेन वो कैपिटलाइज नहीं कर पाते उस चीज पे। थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट विराट कोहली ने टाइम एंड टाइम अगेन 60, 70, 80s में स्कोर बनाए हैं, बट वो बस सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज का इफेक्ट हमें 2023 वर्ल्ड कप में दिखा था व्हेन ही वाज क्वाइट डेस्परेट फॉर अ सेंचुरी। हाँ, एंड वो भी डिबेटेबल है कि वो अच्छी बात थी कि नहीं थी, बट हाँ राइट। बट नंबर 4 पे जो ऋषभ पंत आए हैं इस टीम के अंदर, वो 32 रन बनाते हैं और 29 बॉल्स। आई थिंक इट वाज अ डिसेंट कैमियो फॉर अ गाय लाइक जो कि अभी अभी टीम में आए हैं, तो आई थिंक उनने अच्छा परफॉर्म करा। फिर नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या आते हैं, जो कि अगेन अभी नंबर 7 पे 2 मैचेस में परफॉर्म करके आ रहे हैं। नंबर 5 पे आते हैं 45 रन ऑफ 33 बॉल्स। करेक्ट, मतलब नंबर 5 पे आके भी उनने प्रॉपरली तगड़ा परफॉर्म करा। अब जो मेन क्वेश्चन आता है चेस करते हुए, वो 2 प्लेयर्स पे आता है जो कि काफी हाईलाइट हुए थे। एक है हमारे MS धोनी, नंबर 6 पे जो आते हैं, एंड नंबर 7 पे केदार जाधव। धोनी बनाते हैं 42 रन्स नॉट आउट ऑफ 31 बॉल्स। ऑल्दो, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप धोनी की मोस्ट ऑफ द इनिंग्स देखो, अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चनेबल इनिंग्स है जो कि अफगानिस्तान वाली है। हाँ, बट कुछ इनिंग्स में हमें ये पैटर्न देखने को मिला था कि धोनी का ऑल्दो स्ट्राइक रेट एंड प्रोडक्ट जो है वो देखने में ठीक लग रहा है। इस वाले मैच में आई थिंक 135 के आसपास का स्ट्राइक रेट था, हाँ। पर जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी MS धोनी की, विच मेंट कि धोनी का जो सबसे बड़ा फोर्टे था कि वो बंदा स्ट्राइक रोटेट करता रहता है, गेम को डेड नहीं होने देता, वो चीज़ हमें दिखनी शुरू हो गई थी। और ये चीज़ आप तभी समझ पाओगे, अब ब्लाइंडली इस पे हेट मत करना, एक्चुअली में अगर आप हाईलाइट्स देखो जाके और साथ में एक स्कोर बोर्ड अपना खोल के रखो और नोटिस करो कि कौन से ओवर में क्या हुआ है, तो आपको ये चीज़ दिखनी शुरू होगी वहाँ पे। प्लस दिस इज अ वेरी बिग स्टार्ट जो कि 2019 वर्ल्ड कप में धोनी के साथ एसोसिएट हुआ है ये चीज़। मतलब इवन इफ यू लुक एट अदर वीडियोज एंड स्टैट्स, तो आपको पता चलेगा कि डॉट बॉल वाली जो चीज़ है, पीपल आर वेरी मच फोकसिंग ऑन दैट। इवन एक्सपर्ट्स उस टाइम पे काफी फोकस कर रहे थे इस चीज़ पे। इनफैक्ट इसके बाद ही तो क्वेश्चंस आए थे ना दोनों के इंटेंट के ऊपर। मैं वही कहने वाला था, क्योंकि जादव जो है वो 12 नॉट आउट होते हैं ऑफ 13 बॉल्स, बट जिस टाइप का टारगेट चाहिए था, अल्टीमेटली इंडिया 306 रन बनाते हैं, तो 31 रन से इंग्लैंड जीतती है। बट ये जो इंटेंट रिक्वायर्ड थी वो इन दोनों की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके चलते हुए मीडिया काफ़ी क्रिटिसाइज करती है इन्हें, एंड देयर आर रिपोर्ट्स के अंदर टीम के अंदर भी इनको क्रिटिसाइज करा गया था कि आपको तेज खेलना चाहिए था। करेक्ट। तो यहाँ से इन दोनों पे ही वो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। बट जो नेक्स्ट मैच से हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होगा, राइट। इससे पहले हम लोग जरा इस पूरे सेगमेंट की समरी कर लेते हैं। जो हमने पिछले सेगमेंट की समरीज दी थी, हमें क्या पैटर्न्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, आप देखोगे अभी से ही वो पैटर्न्स ब्रेक होने शुरू हो गए, और अभी वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट एंड स्टेजेस पे पहुंचना शुरू ही हुआ है। मिड स्टेज में आते ही आपने वो पैटर्न्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया। नंबर 1, जादव जो है उनको मतलब क्या खिलौना बना रखा है। हाँ। कभी ऊपर भेज रहे हो, कभी नीचे भेज रहे हो, एक मैच में परफॉर्म करा ऊपर, एक मैच में परफॉर्म नहीं करा टीम से बाहर। कोई ट्रस्ट ही नहीं है क्या टीम के ऊपर, अपने प्लेयर्स के ऊपर। केदार जाधव को उस सीजन IPL में वर्ल्ड कप से पहले शोल्डर इंजरी हुई थी लास्ट मैच में CSK से खेलते हुए, उसके बाद भी टीम में रखा गया था कि बंदा होपफुली रिकवर कर जाएगा, इतना ट्रस्ट दिखाया गया था। तो वो ट्रस्ट वर्ल्ड कप में आके कहाँ चला गया, मैनेजमेंट क्या सोच रही है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि MS धोनी का रोल अब शेडी होना शुरू हो चुका है। अभी तक वो नंबर 5 पे बैटिंग कर रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन वो एकदम से नीचे बैटिंग थोड़ी करनी शुरू कर दी है। अब वो एक इनिंग्स बिल्डर का रोल प्ले कर रहे हैं या फिर फिनिशर का रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शामी जो कि भुवनेश्वर कुमार की जगह पे आए थे, ये 2-3 मैचेस खेले उन्होंने, काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। 13 विकेट ले लिए भाई, 13 विकेट ले लिए, 13 या 14 विकेट लिए, अभी तक 13 लिए, फिर अभी एक और लेंगे। 13 विकेट ले लिए अभी तक, और सिर्फ 3 मैचेस खेले उन्होंने।
एंड लास्टली ऋषभ पंत इन फॉर विजय शंकर, जहाँ पे अंबाती रायडू को अभी भी चांस नहीं दिया जाता। इसी के चलते हुए रायडू अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं अभी आने वाले कुछ दिनों में। ओके, आई थिंक अगर तुम इंग्लैंड वाले मैच की डेट भी देखो, वो 2 जुलाई वाला 30 जून को है, राइट? 2 दिन के बाद हो जाएगा। अभी देख रहे हो, अब समझ में आ रहा है रिटायरमेंट कैसे हुआ। अच्छा, तो मे बी ही वाज थिंकिंग कि अब तो शायद हो सकता है कि मेरे को ले लिया जाए, नहीं हुआ तो अब हाँ, खत्म सीन, राइट? एंड विजय शंकर एज अ 3D बॉलर का सेंस क्या था, 3D प्लेयर का, जब आपको अल्टीमेटली ऋषभ पंत को ही वहाँ पे खिलाना है या विजय शंकर को खिला के उनसे बॉलिंग ही नहीं करानी, तो ये बहुत ही पैथेटिक यूजलेस एक्सक्यूज था जिसको आपने कवर अप करके यूज करा था टू नॉट सिलेक्ट अंबाती रायडू, जो कि आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उनको सिलेक्ट क्यों नहीं करा गया। कोई सेंस नहीं बना रही चीजें अब। और जो आखिरी हमारा जो सेगमेंट होने वाला है ग्रुप स्टेज का, विच इज द फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट, जहाँ पे हम आखिरी 2 मैचेस की बात करेंगे, बांग्लादेश और श्रीलंका, जो कि रिलेटिवली इजी मैचेस थे। एंड सो आपको लगता है कि अरे नहीं भाई सब ठीक है, सेमीफाइनल से पहले दोबारा फीलिंग थोड़ी ठीक हो गई। इस वाले सेगमेंट में हमें थोड़ा हिकअप देखने को मिला था, अफगानिस्तान वाला मैच क्लोज हो गया, इंग्लैंड वाला मैच हार गए, एंड आते थे सब दोबारा ठीक हो जाएगा। और ये फॉल्स सेंस ऑफ कंफर्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जो कि एंड में आपको खाएगा जब सेमीफाइनल आएगा तो। राइट। सो मूविंग ऑन, अपने नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। ये मैच बाय द वे 2 जुलाई को ही था जब उनने रिटायरमेंट अनाउंस करा अपना। एंड यहाँ पे हमें लाइनअप में चेंज देखने को मिलता है। अभी 2 मैच पहले केदार जाधव ने, 2 या 3 मैच पहले केदार जाधव ने 50 मारी, फिर अगले मैच में उन्हें ऊपर बैटिंग करा दी, ऊपर नहीं चले फिर उन्हें वापस नंबर 7 पे बैटिंग करा दी। अब नंबर 7 पे पिछले मैच में उन पे क्वेश्चंस आए कि ये धीरे खेल रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। इस मैच में केदार जाधव को ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में इंटेंट नहीं दिखाई। एंड लाया किसको जाता है? दिनेश कार्तिक को, जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन है। नाउ दे हैव 4 कीपर्स इन द टीम, 7 बैट्समैन एंड जस्ट 5 बॉलर्स। अब आओ भाई। एंड द प्रॉब्लम इज कि केदार जाधव आपने निकाला जो कि एक ऑलराउंडर है, आपके पास रविंद्र जडेजा बैठे हुए हैं टीम के अंदर, एंड आप ऑलराउंडर लेके नहीं आ रहे, आप एक विकेट कीपर बैट्समैन को लेके आ रहे हो। अनदर बिग ब्लंडर बाय द मैनेजमेंट। आपने रविंद्र जडेजा से प्लेयर को एक चांस नहीं दिया अभी तक। 8 मैच हो चुके हैं, सिर्फ एक ग्रुप स्टेज का मैच बचा है अब। आपने जडेजा को चांस ही नहीं दिया और आपने कहा था आई बिलीव इन 5 बॉलर्स थ्योरी। 5 बॉलर्स थ्योरी का मतलब 5 प्रॉपर बॉलर्स। पहली बात तो दिस थ्योरी इज यूजलेस बिकॉज यू नीड एटलीस्ट 6 बॉलर्स। आपने सिर्फ 5 बॉलर्स लिए, उसमें से 5 के 5 प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। आप हार्दिक पांड्या को लेके चल रहे हो उसके अंदर। और इस मैच में आपने सिर्फ एक स्पिनर खिला रखा है, which is चहल। क्या कर रहे हो भाई? Right. चल क्या रहा है? सिर्फ 5 बॉलर्स, मतलब आप सबसे 10 ओवर कराओगे इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या। और दिन खराब हुआ तो, और ये गलती भी पूरे एंड तक करेंगे। क्या सोच रही थी मैनेजमेंट? जो हमने स्टार्टिंग में प्रेस करा वर्ल्ड कप के, चलो आप 6 बॉलर लेके जा रहे हो, एक 7 भी कर दिए, 7 भी कर दिए बीच में। स्टार्ट चलो 6 से करा कि चलो एक नहीं चला तो कोई और आके उसकी कमी पूरी कर सकता है ना। आपने पहली बात उस चीज़ को अच्छे से अप्लाई करा, यूज़ करा उस चीज़ को। एंड नाउ आप बस 5 बॉलर पर टिके हो जिसमें सिर्फ एक स्पिनर है। एक स्पिनर कैसे? अभी तक कुलदीप यादव था, बट भुवनेश्वर कुमार इस मैच में वापस आ जाते इंजरी के चलते हुए, एंड सो कुलदीप यादव को बाहर करा जाता है और भुवनेश्वर कुमार आ जाते हैं। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, ये एक लाइन है, एक एक्सट्रीम पे एक वो टीम है जो बोलती है हमें 6-7 बॉलर्स चाहिए कम से कम, और इस एक्सट्रीम पे एक वो टीम है जो बोलती है कि हमें सिर्फ 4 बॉलर चाहिए और एक ऑलराउंडर चाहिए। टीम इंडिया यहां से शुरू करी थी और यहां फिनिश कर रही है। अगर तुम एज अ टीम यहां से यहां तक पहुंच चुके हो ना, तो क्लियरली तुम्हारे दिमाग में क्लियर गेम प्लान है ही नहीं। विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 7 मैचेस इनटू दैट टूर्नामेंट, तुम कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हो? आई फेल टू अंडरस्टैंड। मतलब माई ब्लड बॉइल्स व्हेन आई रिसर्च ऑन दिस एंड आई लिसन टू दिस। ये तो मुझे सुनने को मिला ही था ऑफ कैमरा कि क्या हो रहा है यार। तुम खुद ही बताओ, इतने बड़े ब्लंडर्स तुम्हें खुद दिख रहे हैं रिसर्च करते हो। आई एम श्योर लिसनर्स को भी ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये सच भी है जो ये लोग बोल रहे हैं। और फिर जब आप खुद जाके वेरीफाई करोगे, आपका भी खून खोलेगा यार। टीम इंडिया का वो गोल्डन चांस था वर्ल्ड कप जीतने का, मजाक नहीं चल रहा है देश के साथ। ये क्या हरकतें हो रही हैं यहाँ पे? राइट। बट इस मैच में जब ये लोग बैटिंग करने आते हैं तो एज वी सेड वो क्रैक्स के ऊपर पेपर लग जाता है। 314 रन का टारगेट इंडिया खड़ा करती है, जिसमें केएल राहुल 77 बनाते हैं। अगेन अ वेरी गुड साइन, जो कि अभी पिछले 1-2 मैच से नहीं चल रहे थे। रोहित शर्मा एक और सेंचुरी मारते हैं, बैक टू बैक सेंचुरी, 104 रन बनाते हैं ऑफ 92 बॉल्स। यहाँ पे विराट कोहली थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं, बट ऋषभ पंत आके एक अच्छा
वही सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। 48 रन बनाते हैं 41 बॉल्स। तो नंबर 4 पे जो हमारा बैट्समैन आया था अभी अभी, उसने आके परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। अब नंबर 5 पे केदार जाधव थे, अब यहाँ पे पांड्या आ चुके हैं। हाँ, धोनी अब नंबर 6 पर ही है। पांडे एक ऐसे बंदे जो कि अभी नंबर 7 पे खेल रहे थे 2 मैचेस से। हाँ, अब 5 पे आ गए हैं। एंड नंबर 7 पे लोग लेके आए हैं विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक, जो कि इस मैच में नहीं चल पाते और केवल 8 रन बनाते हैं ऑफ 9 बॉल्स। सो जो दिनेश कार्तिक वाला गैम्बल था वो यहाँ पे खराब हो जाता है। एंड टू इवन थिंक कि एक टीम के अंदर 4 कीपर हैं, कि ऋषभ पंत, MS धोनी, दिनेश कार्तिक और KL राहुल। भाई 4 कीपर छोड़ो, 4 बॉलर हैं यार टीम में, तुम क्या कर रहे हो? जडेजा कैसे नहीं खेल रहा है इस टीम में? राइट, मैं स्पीचलेस हूं जनरली। बट यहाँ पे बुमराह अपना जादू दिखाते हैं। वही है, यहाँ पे बुमराह का भी इफ यू लुक एट इट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा विकेट्स ले रहे हैं हर मैच में, बट ये जो आखिरी के 2 मैचेस है इसमें बुमराह काफ़ी अच्छा खेलते हैं। 4 विकेट लेते हैं इस मैच में। हार्दिक पांड्या भी 3 विकेट ले लेते हैं एंड भुवनेश्वर कुमार आके 1 विकेट लेते हैं, इंजरी के दौरान से वापस आते हैं। चहल और शामी भी 1-1 विकेट लेते हैं, तो शामी के 4 मैचेस में 14 विकेट हो जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो भाई जस्ट क्रेजी, गोज ऑन टू शो। एंड इसी के चलते बांग्लादेश को वो 286 पे ऑल आउट कर देते हैं और इंडिया 28 रन से ये मैच जीत जाती है। और ऐसा लगता है कि सब दोबारा ठीक होना शुरू हो गया। हाँ, इनफैक्ट जल्दी से हम लोग लास्ट मैच पर भी चलते हैं एंड देन वील एनालाइज किए ग्रुप स्टेज के एंड पे क्या पैटर्न्स हमारे फाइनल निकल के आए। हाँ, सो जो नेक्स्ट मैच है वो इंडिया श्रीलंका का था, लास्ट ग्रुप स्टेज मैच, जो कि 6 जुलाई को खेला गया था। अब यहाँ पे हमें फिर से चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे अब जडेजा आ जाते हैं चहल की जगह पे। अभी चहल खेल रहे थे, पिछले मैच में हमने क्रिटिसाइज करा कि आपने जब ज्यादा हटाया तो जडेजा लेके क्यों नहीं आए। बाय द वे चहल टीम इंडिया के सबसे सक्सेसफुल स्पिनर थे अभी तक, और उनको टीम से निकाल दिया। प्लस ऐसा भी नहीं है कि कुछ मैच गंदा गया हो, क्योंकि इससे पिछले मैच में बांग्लादेश में उनकी बेस्ट इकोनॉमी थी। प्लस जब से मोहम्मद शमी भुवनेश्वर कुमार की जगह पे आए थे तब से आप सिर्फ 7 बैट्समैन के साथ खेल रहे थे, नंबर 8 पे बैटिंग थी नहीं थी। हाँ, अब आपने एक बैटिंग ऑलराउंडर या फिर एक जेन्युइन ऑलराउंडर आप कहो जडेजा को नंबर 8 पे डाल दिया है। तो अब आप एकदम से 8 बैटर थ्योरी पे चले गए। अब 8 बैट्समैन और 5 बॉलर इनके पास। क्या भाई, हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है। एंड शामी जो अभी तक इतना अच्छा खेलते आ रहे थे, अब उनको बाहर कर दिया जाता है और कुलदीप यादव आ जाते हैं, जो कि पिछले मैच में बाहर हुए थे भुवनेश्वर कुमार की जगह पे। बांग्लादेश वाले मैच में भुवनेश्वर कुमार आते हैं, कुलदीप यादव बाहर होते हैं। नेक्स्ट मैच में कुलदीप यादव अंदर है और शामी बाहर हो जाते हैं। तो मतलब अपनी विल के हिसाब से कोई भी अंदर जा रहा है, कोई भी बाहर जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, अब तक लोग भी कंफ्यूज हो गए हो कि ये हो क्या रहा है भाई, क्योंकि एक्चुअली में ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है ये चीज। आप सिर्फ सोचोगे तो भी आपको एज यू सेड ना कि झूठ ही लगेगा कि ऐसा कैसे वर्ल्ड कप में ऐसा कैसे कर सकती है टीम इंडिया अंडर विराट कोहली। कंपेयर दिस विद 2011 वर्ल्ड कप एंड 2023 वर्ल्ड कप, राइट, जो कंसिस्टेंसी थी हर टीम की। बट हाँ, आई थिंक बहुत वियर्ड था ये। इसमें श्रीलंका की पहले बैटिंग आती है एंड यहाँ पे बुमराह अगेन 3 विकेट लेते हैं। सो पिछले 2 मैचेस में बुमराह के 7 विकेट हो गए हैं टोटल में। एंड जडेजा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, पांड्या, बाकी जो प्लेयर्स थे वो सब 1-1 विकेट लेते हैं। सो यहाँ पे 264 का टारगेट खड़ा करती है श्रीलंका। 265 रन चाहिए थे इंडिया को, वो बना देती है, जहाँ पे KL राहुल सेंचुरी मारते हैं अपनी 2019 वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी। 111 रन बनाते हैं ऑफ 118 बॉल्स। सो देन अगेन आपका टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन थे KL राहुल और रोहित शर्मा, दोनों पिछले दोनों मैचेस में चले हैं। रोहित शर्मा भी यहाँ पे आके फिर से सेंचुरी मारते हैं। इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका, व्हाट अ वे टू एग्जिट द ग्रुप स्टेज। Exactly. मतलब खत्म करने का बहुत अच्छा तरीका है 3 सेंचुरीज के साथ। 3 मैच में 3 सेंचुरी। भाई रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में ही वाज अ डिफरेंट ब्रीड। आई थिंक कुछ ज्यादा ही अनरियल परफॉर्मेंस चली गई थी। एंड देन ऑब्वियसली ज्यादा रन बचते नहीं है, तो विराट कोहली नॉट आउट रहे 34 रन पे एंड इंडिया ये मैच 7 विकेट से जीत जाती है। एंड सो नाउ एक ग्रुप स्टेज को समराइज करते हुए जो हमारे फाइनल पैटर्न निकल के आ रहे हैं यहाँ से, एक जो बहुत ही शेडी पैटर्न जो मैं कहूँगा, जो कि हमारा ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अभी तक हमने क्या कहा था, ये लोग बॉलर्स पे शफलिंग नहीं कर रहे थे, बॉलर्स को ट्रस्ट कर रहे थे। वर्ल्ड कप का एंड आते आते इन लोगों ने बॉलर्स को भी रोटेट करना शुरू कर दिया। राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इन बॉलर्स की शफलिंग के चक्कर में इंडियन टीम का एक जो आइडियोलॉजी है, एक जो टेम्पलेट है, वही क्लियर नहीं है। स्टार्टेड ऑफ विद 7-8 बैटर्स परहैप्स विद भुवनेश्वर कुमार, अगर आप ले लो तो 7.5 ही का उसको तो, 6 बॉलर्स एंड 6 बॉलर्स। एंड आते आते 8 बैटर आप ले रहे हो और सिर्फ 4 प्रॉपर बॉलर्स हैं। राइट। अगर एक टीम इतना बदल जाए, एंड डोंट गिव मी द एक्सक्यूजेस ऑफ इंजरीज, विजय शंकर ओरिजिनली लाइनअप में थे भी नहीं, तो बॉलिंग ऑप्शन कोई ऐसा नहीं कि कुछ कम हो गया है बाद में जब पंत आ गए, तो वो दोबारा ओरिजिनल टेम्पलेट पे चले गए जब KL राहुल नंबर 4 पे थे। तो दिनेश कार्तिक जो कि पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खेले हैं,
एकदम से पता नहीं क्या हुआ है कि अब वो सीधा लाइनअप में आ गए हैं। जडेजा भाई साहब को चांस ही नहीं दिया जा रहा। मोहम्मद शमी कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, कुलदीप यादव चहल कभी अंदर बाहर हो रहे हैं। भाई तुम क्या सोच रहे हो? ये रोटेशन का टाइम नहीं है, ये वर्ल्ड कप है। इससे पहले के 3 सालों में रोटेशन करना था। वर्ल्ड कप में रोटेशन नहीं करा जाता। जब आपको पता है आपका सेमीफाइनल आ रहा है उससे जस्ट पहले रोटेशन कर रहे हैं यार 2 मैचेस में बॉलर्स का। क्या लॉजिक है भाई? राइट। आप कैसे जस्टिफाई करोगे इसको? एंड सो इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था वो लिटरली हर एक मैच में किसी बंदे ने परफॉर्म करके दिया। और ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके दिमाग में डाल देता है। आपके मिडिल ऑर्डर में जो चेंजिंग एंड चॉपिंग हुई है, धोनी का रोल अनक्लियर हो गया एकदम से। कोई ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, कोई नीचे आ रहा है, बॉलर्स को रोटेट करना शुरू कर दिया है, टेम्पलेट चेंज कर दिया है। ये इतने सारे पैटर्न्स बदल गए एकदम से। पर क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा तगड़ा है इस वक्त, हर चीज़ के ऊपर पेपरिंग हो गई है। हर चीज़ के ऊपर जो कमियां थी एक पर्दा डाल दिया गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। एंड सो इंडिया टॉप करती है। एंड न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल बनता है हमारा। और अब हम आते हैं द अल्टीमेट हार्ट ब्रेक, जो ये सेमीफाइनल हुआ है उसकी बातें ज़रा कर लेते हैं। क्योंकि लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फैक्ट कि इंडिया इस सेमीफाइनल में एज फेवरेट्स पहुंची बाय फार। न्यूजीलैंड नेट रन रेट के बेसिस पे पाकिस्तान को ट्रम्प करके चौथे पोजीशन पे फिनिश करी थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आ रही थी इस पूरे ग्रुप स्टेज में, और कोई मैच भी नहीं था इनका। इनफैक्ट पता, मैं यहाँ पे एक क्रेडिट दूंगा, डिफरेंस करूंगा विक्रांत गुप्ता के। मैंने 2-3 वीडियोस देखे थे, वो उस टाइम पे कवर कर रहे थे। एंड लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते रहते हैं उनका, बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट एंड वेरी क्रेडिबल ऑल्सो। वो बताए थे सचिन तेंदुलकर के साथ थे वो, और वहाँ पे किस्से अपने सुना रहे थे। कहते कि मैं सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लॉरेंस सबके साथ बैठा हुआ था, और मैच से एक दिन पहले ये लोग कहते हैं देयर इज़ नो वे इंडिया कैन लूज दिस गेम एक्सेप्ट अगर ये लोग फाइनल्स का अभी से सोचना शुरू कर दिए तो। और ऐसा कहते हैं कि ये लोग मैच से एक दिन पहले जितने भी बड़े बैटर्स थे, कोई प्रैक्टिस करने नहीं आया था। सबका था कि ऑलरेडी फाइनल पे फोकस था, सिर्फ धोनी बैटिंग करने के लिए आया था प्रैक्टिस करने के लिए। आई थिंक प्रैक्टिस वाला पॉइंट भी मतलब टू ईच इट्स ओन, जस्ट सबका अपना अपना वो हाँ, है। हर बाय द वे ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये हर टीम, कई सारी ऐसी टीम्स होती है जो कि मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करती। पॉइंट ये था दिमाग में ऑलरेडी फाइनल खेलने का प्रेशर आना शुरू हो गया था। एंड आप कितना भी बहाना दे दो कि वो मैच उस दिन पे होता तो ये होता वो होता, वो सब वैलिड भी है। बट जो 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग ये मैच हारे हैं, टैक्टिकल ब्लंडर्स वंस अगेन जो कि हमें पूरे वर्ल्ड कप में दिखे हैं, एंड चोकिंग मेंटालिटी। इंडिया की मेंटालिटी ऑन पॉइंट नहीं थी, इस बातों को डिनाई नहीं कर सकता। हम डर गए थे खेलते वक्त। लेट्स एक्चुअली बिगिन विद द गेम। क्या हुआ उस मैच में? जब हम लोग टॉस हारते हैं, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, सरप्राइजिंगली वो चीज़ हमारे फेवर में चली जाती है बिकॉज हम बॉलिंग इनिशियली बड़ी अच्छी कर रहे थे। आई थिंक बिफोर दैट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि क्या चेंज हुआ था टीम में। हाँ, ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। अभी हमने देखा था कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाले मैच में भुवनेश्वर कुमार इंजरी से वापस आते हैं और कुलदीप यादव बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट मैच में जो कि ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच था, उसमें कुलदीप यादव वापस अंदर आते हैं और मोहम्मद शामी बाहर हो जाते हैं। अब इंडिया वर्सेस, और उस मैच में ही इंडिया वर्सेस श्रीलंका में ही जडेजा आते हैं और चहल भी बाहर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मैच में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि सेमीफाइनल है, यहाँ पे कुलदीप यादव जो है वो बाहर हो जाते हैं जो कि पिछले मैच में अंदर थे, और चहल जो कि पिछले मैच में अभी अभी बाहर हुए थे वो वापस आ जाते टीम के अंदर। मतलब चहल को अभी आपने निकाला था, उसको आप टीम के अंदर वापस ले। बांग्लादेश में कुलदीप यादव बाहर, नेक्स्ट मैच में अंदर, और फिर सेमीफाइनल में बाहर। बाय द वे सेमीफाइनल के अंदर आई बिलीव इन 5 बॉलर थ्योरी, सिर्फ 3 प्रॉपर बॉलर्स खेल रहे थे। राइट। जडेजा एंड हार्दिक पांड्या वर द 2 ऑलराउंडर्स। फ्रॉम सेइंग दैट आई बिलीव इन 5 बॉलर थ्योरी टू नाउ रिड्यूसिंग योरसेल्फ टू जस्ट 3 बॉलर्स। मैं सच बता रहा हूँ, भगवान की मतलब वो थी, कृपा थी उस टाइम पे कि हम लोग पिटे नहीं है बॉलिंग में उतना। वरना तुम आज के टाइम पे देखो, अब लोगों को अवेयरनेस हो गई इस चीज की 2023-24 आते आते। अगर सिर्फ 3 बॉलर के साथ और 2 ऑलराउंडर के साथ इंडिया अभी खेल रही होती है ना और पिटे होते, सब लोग गाली निकाल रहे होते, आपने क्या सोच के डिसीजन लिया है। जहां पे आज के टाइम पे आपको 6-7 बॉलर्स की जरूरत होती है, सिर्फ 3 पापा बॉलर्स आप खिला के जा रहे हो। इंडिया वर वेरी लकी कि हमने 300 का टारगेट कंसीड नहीं करा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि न्यूजीलैंड के बैटर उस लेवल के नहीं थे भाई, और इंडिया की बॉलिंग में थैंकफुली जो इंडिविजुअल्स थे
वो तगड़े फॉर्म में थे उस टाइम पे। अकेला के लिए जिता दे रहे थे। भुवनेश्वर कुमार ने आई थिंक 3 विकेट लिए इस मैच में। हाँ, शमी को नहीं खिलाया तो उसने कमी पूरी कर दी। बुमराह तो ऑफ कोर्स भाई मतलब एंड आते आते ही वाज इन हिज ओन जोन। जडेजा वेरी इकोनॉमिकल वंस अगेन। चहल ने भी आई थिंक 2-3 व्हाट डू यू विकेट थिंक? नहीं, चहल ने एक ही विकेट लिया, बट ही वाज द मोस्ट Expensive बॉलर, राइट। आई थिंक चहल को कभी बीच में निकालना ही नहीं चाहिए था। उसकी रिदम तोड़ी क्यों? और फिर एक्सपेक्ट करूँ कि एकदम से सेमीफाइनल में आके वो जादू कर देगा। भाई मैनेजमेंट पे आएगा सवाल यार, आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब 30 ओवर हो गए थे न्यूजीलैंड की बैटिंग के, उनके 113 रन थे। हमने आखिरी के 20 ओवरों में 6 रन पर ओवर से ज़्यादा रन खाए, जब ऑलरेडी उनके 3-4 विकेट गिर चुके थे एक टाइम पे। तो हमारी बॉलिंग ने भी थोड़ा एंड आते आते जो हम जकड़ सकते थे, शायद हम लोग 210 220 पे ऑल आउट कर सकते थे, वो हमने 20-25 रन एक्स्ट्रा दिए हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि हमें चहल से 10 ओवर पूरे कराने पड़े। हाँ, क्योंकि बॉलर्स एक्स्ट्रा थे नहीं। तो जो 3D का जो नारा चल रहा था, वो जब यूज करने की बारी आई, तब तो अपने बॉलर्स को हटा के दिनेश कार्तिक को टीम में ले लिया। केदार जाधव का एक मैच में इंटेंट पे क्वेश्चन आया तो टीम से निकाल दिया। ऐसे में कैप्टन और कोच को अगर आप अकाउंटेबल नहीं रखोगे तो किसको रखोगे? राइट। इसके बाद जब वो बारिश होती है और दिन पोस्टपोन होता है, न्यूजीलैंड के भी कुछ ओवर्स बचे हुए थे, तो मोमेंटम चेंज तो उनके लिए भी हुआ था ना, सब हमारे लिए थोड़ी हुआ था। लोग ये भी भूल जाते हैं। बल्कि उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर एक बार बैटिंग कर रहे थे आप और उस टाइम पे चले गए, फिर नेक्स्ट मैच में आते थे तो आपका एकदम से रीस्टार्ट करना पड़ता। जब उन्होंने रिदम पकड़नी शुरू कर दी थी तब उनका मोमेंटम ब्रेक हुआ है। और उस टाइम पे इंडिया उनके ऊपर पूरा कब्जा बना के बैठे हुए थे, प्रेशर उनके ऊपर था, तो उनके लिए मोमेंटम चेंज नहीं हुआ दिन की वजह से। सब हमारे लिए हुआ है क्या? बट अल्टीमेटली 240 का टारगेट मिलता है। एंड फिर आती है हमारे वो जो लोग फेमसली कहते हैं द स्केरी दैट हॉरेंडस 45 मिनट्स ऑफ प्ले, अनफॉरगेटेबल 45 मिनट्स ऑफ प्ले। रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल जो हमारे टॉप 3 थे, जो कि अभी तक चलते हुए आ रहे थे, जिसकी ईगो में आके इस मैनेजमेंट ने, एंड आई चूज माई वर्ड्स वेरी कॉन्शियसली, दिस इज डेफिनेटली एन ईगो प्ले। जब आप पिछले 2-3 साल से पूरी दुनिया आपको कह रही है ना कि नंबर 4 पे देख लो भाई, मिडिल ऑर्डर बना लो भाई, नहीं हम सिर्फ टॉप 3 पे निकालेंगे। जब जरूरत थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो टॉप 3 की इतनी गलती भी नहीं है। क्या है ना, एक नैरेटिव ये है कि गलती पूरी टीम की है, लोगों ने रन नहीं बनाए तो नहीं बनाए, अब ने क्यों नहीं बनाए। और दूसरा नैरेटिव है कि धोनी को डिफेंड करने के लिए इनको काउंटर करो। इन दो नैरेटिव्स की वजह से लोग ये भूल जाते हैं कई बार, एंड मैं इनको डिफेंड नहीं करूँ बाय द वे, कि वो जिन बॉलों पे आउट हुए हैं दे वर एक्चुअली वेरी गुड बॉल्स। रोहित शर्मा की जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, कितना लेट मूवमेंट हुआ है। केएल राहुल की बॉल पे भाई, हाँ आप आर्ग्यू कर सकते हो केएल राहुल को अपना बैट पहले हटा लेना चाहिए था, थोड़ा डबल माइंडेड था। नोबडी थ्रू अवे हिज विकेट। विराट कोहली का आप हाँ कह सकते हो कि थोड़ी सीधी बॉल पे फिर फ्लिक मारने गया, बट उसका पूरा करियर उस बॉल पे बना है। वो मिडिल लेग मिडिल ऑफ की बॉल को मार देता है भाई, सर गिरा के मार देता है फ्लिक वो। बस वही है, वो उस दिन पे पुल ऑफ नहीं हुई और विकेट अंपायर्स कॉल पे लग रहे थे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसने रैश शॉट खेल के इररिस्पॉन्सिबली अपना विकेट फेंका हो। हाँ आप इस बात पे क्वेश्चन उठा सकते हो कि टॉप ऑर्डर ने रन नहीं मारे, क्यों नहीं मारे। आप धोनी और जडेजा पे सवाल उठा रहे हो, पांड्या पंत पे सवाल उठा रहे हो। द फैक्ट इज आप ये चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते बोल के क्योंकि उन्होंने अपना विकेट थ्रो नहीं करा था। हाँ उनसे रन बनने चाहिए थे, पर भाई जब बॉल ऐसी आ रही होती है ना, जब धूप हट चुकी होती है और बादल ऊपर होते हैं, यू कैन ओनली डू सो मच। सुनील गावस्कर का बहुत एक फेमस फ्रेज है जो कि हर एक ओपनर को बताया जाता है कि समटाइम्स यू आर जस्ट टू गुड टू निक द बॉल। इसका मतलब है कि आप इतने अच्छे हो कि आप बॉल की लाइन के पीछे आके आप खेलने वाले थे, बट बॉल का मूवमेंट वाज जस्ट इनफ टू टेक दैट एज। अगर आप उतने अच्छे नहीं होते तो शायद आप बॉल की लाइन के पीछे ही नहीं आ पाते और आप बीट हो जाते। इट इज एक्चुअली ट्रू। और वो बंदा क्रिकेट के इतिहास में पहला इंसान है जिसने 10,000 रन मारे ऑन फार डिफिकल्ट पिचेस एंड बॉलर्स। तो ये हमारी बात नहीं है, उसकी बात है। बट अ टॉप 3 जो कि 300 के लिए चेस कर लेती थी, वो टोटल बनाती है 3 रन। एंड ऑफ कोर्स उनको बेटर करना चाहिए था, राइट। बट आप जिस तरीके से नैरेटिव बनाते हैं ना, स्पेशली धोनी के लिए जो डिफेंड करते हैं, मैं इसीलिए बाबा वो बोल रहा हूँ, आप बड़े आसानी से बोल देते हो मिडिल ऑर्डर ने इतने रन क्यों नहीं बनाए, 10 रन और क्यों नहीं बनाए, वो नहीं बनाए। भाई वो किस तरीके से आउट हुए हैं यार, क्या करते उसमें इतना, वो भी तो देखो ना। बड़ा
एंड आई थिंक इस मैच में वही है जो अभी हम उनको चेंजेस बताए कि चहल आ जाते हैं वापस अंदर. नॉट जस्ट दैट, सिर्फ ये चेंज नहीं होता, जो ऑर्डर है वो भी चेंज होता है. तो बेसिकली अब हम फाइनली कंक्लूड भी ये कर सकते हैं कि हर मैच के अंदर इस वर्ल्ड कप में चेंजेस करे गए हैं. या तो प्लेयर दूसरा है या फिर ऑर्डर चेंज करा या तो प्लेइंग 11 या तो बैटिंग ऑर्डर. एक भी मैच ऐसा नहीं था जिसमें सेम बैटिंग ऑर्डर या प्लेइंग 11 रही हो पिछले मैच से. वंस अगेन ये विराट कोहली का बहुत ही टिपिकल ट्रेड रहा है. टेस्ट मैचेस में भी ये था एंड आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो भाई. 2023 वर्ल्ड कप में तो एंड तक हम सेम टीम ही खिलाते रह गए. फाइनल में भी अश्विन की बातें हुई थी, नहीं खिलाया अल्टीमेटली. यहां पर भाई हर मैच में चेंजेस हो रहे हैं यार. राइट. क्या सोच रहा है आदमी. अब यहां पे बाय द वे जब 3 विकेट गिरे, आप किसको भेजना चाहोगे? आपने ऋषभ पंत को भेजा जो कि नंबर 4 पे बैटर थे हमारे, चलो मैं समझ सकता हूँ. हाँ सेम. भेजना है, थोड़ा काउंटर अटैक करना है. दिनेश कार्तिक जो कि इससे पहले पूरे वर्ल्ड कप में टोटल 9 बॉलें खेले थे, 9 बॉल्स, नंबर 7 पे 9 मैचेस में मिला के 9 बॉलें खेले, उनको आपने नंबर 5 पे भेज दिया. धोनी भाई साहब क्या सोच रहे थे? आई थिंक वही ना, अभी तक जैसे पंत को भेजा, आई थिंक मैं भी उस चीज़ को तो बैक करता हूँ कि नंबर 4 पे जो बैट्समैन था आपको उसको ही वहाँ पे भेजना चाहिए. एंड आई थिंक इट डिड डिसेंट एज वेल यार. उतना बहुत ज़्यादा इससे पहले कुछ ऐसा है कि उनने इंडिया के लिए खेली 5 ओडीआई थे इस मैच से पहले तक. सो उनने 32 रन मारे और 56 बॉल्स. आई थिंक चलो गिवन हिज एज उनने अच्छा परफॉर्म करा इस सिचुएशन में भी. काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी है आफ्टर जैसा शॉकिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया का. बट दिनेश कार्तिक लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस भाई. 20-21 बॉल हो गई थी, 0 रन थे टोटल. भी उन्होंने 6 रन मारे हैं भाई. आपके 3 विकेट गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम डेड कर दोगे. अब पता बाय द वे ये जितने भी लोग डिफेंड करते हैं ना दिनेश कार्तिक, धोनी, किसी को भी, ये वही बंदे हैं जो कि 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में केएल राहुल को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसने गेम डेड करा. एटलीस्ट स्ट्राइक तो रोटेट करो ये बोलते रहते हैं. हाँ आई नो सिचुएशन उतनी बुरी नहीं थी. आई नो हम घर पे खेल रहे थे, लेकिन थॉट सेम है दोनों के पीछे. जब दिनेश कार्तिक आउट होता है, पिछले कुछ मैचेस से धोनी नंबर 6 पे शिफ्ट हो गए थे. धोनी इस बार नंबर 6 पर भी नहीं आते. राइट. जब आपको प्राइम जरूरत है, आपने हार्दिक पांड्या को पूरे वर्ल्ड कप में एज अ फिनिशर ट्रीट करा. नंबर 4 पे भी तब बैटिंग कर रही जब 10-12 ओवर रहते थे, ये बोल कर कि वो फिनिशर है हमारे. आपने अभी उनको ऊपर क्यों भेजा? 24 for 4 था जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए थे. 25 साल का था उस समय, 25-26 साल का, पहला वर्ल्ड कप था उसका. उस टाइम पे क्लियरली धोनी को आना चाहिए था. एंड हमने जितने भी गेस्ट से बात करी है, जितने भी ऑफ द कैमरा चैट्स हुए हैं, एंड जितने भी सोर्सेज पब्लिकली अवेलेबल हैं, सब एक ही चीज़ पे पॉइंट करते हैं कि ये धोनी का डिसीजन था कि वो नंबर 7 पे बैटिंग करेंगे. आप ये सोच रहे हो अगर कि मैनेजमेंट ने उनको कहा है, आपको ये लगता है कि धोनी अगर कहेंगे नहीं मुझे लगता है आज हमें ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, कोई मना कर सकता है? राइट. और क्या अगर मैनेजमेंट ने कहा तो धोनी में खुद तो सेंस था ना. 2011 वर्ल्ड कप में मूवी में दिखाया गया था कि उन्होंने खुद बोला है, जो कि विच इज ऑल्सो वेरी डिबेटेबल. धोनी का ही डिसीजन था ये. एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट कि धोनी ने ही कहा था कि उनको नंबर 7 पे बैटिंग करनी है. परहैप्स द बिगेस्ट टैक्टिकल एरर ऑफ हिज करियर. आई थिंक इस पूरे मैच में भी प्रॉब्ली ये वो एरर था जिससे शायद मैच गवा दिया हमने अल्टीमेटली. क्योंकि पिछले काफ़ी इस टूर्नामेंट में हमने देख लिया था, पिछले कुछ मैचेस से धोनी का वो जो फॉर्म था वो डिसीजन में आ गया था कि ये बंदा शायद उतनी तेज़ नहीं खेल पा रहा. एंड गिवन 24 for 4 पे तो इट इज़ प्रॉब्ली द आइडियल सिचुएशन फॉर यू टू कम. हम लोग जो विराट कोहली के लिए कहते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए कि सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि उसको अपना नेचुरल गेम खेलना पड़ा ना, इसके चलते इतनी अच्छी पारी खेल ली उनने. धोनी क्योंकि स्लो खेल रहे थे इस पूरे वर्ल्ड कप में, इट वॉज द आइडियल सिचुएशन फॉर हिम. 24 for 4 पे आओ, कोई इस टाइम पे प्रेशर है ही नहीं कि आपको तेज खेलना है. इट इज जस्ट कि आपको स्ट्राइक रोटेट करती रहनी है, कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग और बस अपना विकेट डिफेंड करके खेलो. पूरी दुनिया कहती है उस टाइम पे कि हाँ आप स्लो खेले थे, कोई और स्लो खेलो. हाँ आपके साथ. राइट. पर फिर विकेट्स गिरने शुरू होते हैं, हार्दिक पांड्या पंत अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं, विच बाय द वे आई हैव नो कंप्लेंट्स. सेम. उन्होंने जिस एक्सपीरियंस के साथ उस टाइम पे वो करेज दिखा के काउंटर अटैक करने का ट्राई करा था, इट इज एक्चुअली कमेंडेबल. एंड इंडिया का मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट हुआ था ना आफ्टर द हॉरेंडस इनिंग्स ऑफ दिनेश कार्तिक, वो इन दोनों की वजह से ही हुआ था. वही बात है, आप अपने लक को कब तक राइड कर लोगे? कभी ना कभी तो गेम गिरेगा. एंड जब ये दोनों आउट हो जाते हैं, इसके बाद फाइनली होता है कि धोनी आते हैं एंड जडेजा आते हैं. 92 for 6 था स्कोर तब. अच्छा क्या? मिच सैंटनर ने 5 ओवर में 5 रन दिए थे. आप क्या कर रहे हो?
MS धोनी के उस टाइम पे पता नहीं कुछ 10-12 रन थे 28-29 बॉलों पे। अच्छा, अब MS धोनी का डिबेट हमने इसके ऊपर पहले ही बात कर रखी है, एंड ये बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हमें बात करनी है इसके ऊपर, क्योंकि जो फैंस है वो तो कहेंगे हम हेटर्स हैं, जो हेटर्स है वो कहेंगे तुम जबरदस्ती डिफेंड कर रहे हो। जब धोनी बैटिंग करने के लिए आया था, इट मेड एब्सोल्यूट सेंस कि आप उस तरीके से उस माइंडसेट में खेलो जिसमें वो खेल रहे थे। परहैप्स क्योंकि धोनी को शायद अपनी लिमिटेशंस का भी ध्यान था, प्लस जडेजा भाई, आई थिंक इट्स द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ। हाँ, प्रॉब्लम उनकी बेस्ट इनिंग्स उनकी करियर। तुम अगर नोटिस करोगे मिथ स्टैंडर्ड का जो मैंने कहा 5 ओवर 5 रन थे, खा रखी थी टीम उसने पूरी। जडेजा ने अपने पहली 10 बॉलों के अंदर 2 बार स्टेप आउट करके पेरा था उसको, लंबे छक्के मारे थे, लंबे छक्के मारे थे, जेम्स नीशन को कूद के मारा था उसने। द इंटेंट वॉज वेरी क्लियर एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस विद धोनीज इनिंग्स। और ये बात पता, मैंने कई एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज चेक करे, मैं कुछ का नाम भी ले सकता हूँ, आकाश चोपड़ा को कह लो तुम, हर्षा भोगले को कह लो तुम, सबका सेम कहना था, एवरीबडी फेल्ट दैट धोनी शुड हैव एक्सेलरेटेड अ बिट अर्ली। एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सेम विकेट है, सेम बॉलर्स हैं, जडेजा इतना डोमिनेट कर रहा है। आई थिंक जो ये प्रिविलेज भी है ना धोनी फैंस के पास कहने का कि धोनी एंड तक थे, वो ऑलमोस्ट जिता देते, वो प्रिविलेज भी इस फैक्ट से आता है कि जडेजा के उस दिन भगवान ने बहुत लक दिया था जडेजा को, क्योंकि वो जिस रिस्क के हिसाब से खेल रहा था ना, सिर्फ एक बॉल की बात थी, पहले आउट हो जाना चाहिए था। अगर वो पहले आउट हो जाता, वो लिटरली भगवान ने कहा था भाई कि तू आज अपनी जिंदगी की बेस्ट इनिंग्स खेलेगा। अगर वो पंत और हार्दिक पांडे की तरह जल्दी आउट हो जाता, तो फिर धोनी क्या करता है आराम से खेलकर, तब तो एक्सेलरेट करना पड़ता ना। जब ये दोनों बैटिंग करने के लिए आए थे, तब कुछ रफली कुछ 20 ओवरों में, मतलब 120 बॉलों के आसपास में 150 रन चाहिए थे। तो मैं समझता हूं कि विकेट कम है आपके पास, पर रन रेट जब आप एंटर कर रहे हो तभी से ऑलरेडी 7 के ऊपर की है, तो आप एकदम ही गेम को डेड नहीं कर सकते। अगर 100 बॉलों पे 60 रन चाहिए होते और 2-3 विकेट हाथ में होते, तो मैं 100% समझता हूं कि आपको गेम डीप लेके जाना है, एंड तक लेके जाना है। जब रन रेट आप द मोमेंट यू एंटरिंग तब से ही ऑलरेडी 8 के आसपास होने वाली है, तब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। एंड सो डेफिनेटली जडेजा जिस तरीके से आउट हुआ है, शायद वो आउट नहीं होता अगर दूसरे एंड से भी रन्स आ रहे होते। एंड रन्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाउंड्रीज चाहिए। द हर्टफुल थिंग इज, जो कि सौरव गांगुली ने भी कही थी उस टाइम पे कमेंट्री में बैठ के, आई डोंट नो व्हाट टू से, जब धोनी वो बॉल्स को डिफेंड कर रहे थे। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, क्योंकि बात बाउंड्रीज की नहीं है, बात स्ट्राइक रोटेशन की है। हमने ये पैटर्न अभी बताया था बिल्डअप में कि कैसे धोनी की डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ने लग गई थी। दैट केम टू अल्टीमेटली किल। इस मैच में भी आखिरी के 2-3 ओवर में तो ही वॉज लीविंग सम बॉल्स, तो वो भी देखने में बहुत वियर्ड था, क्योंकि चाहिए रन काफ़ी ज़्यादा थे। एंड आई थिंक ये पॉइंट काफ़ी सही है कि जो लोग कहते हैं कि धोनी एंड तक होता तो जिता देता, यार इस पूरे टूर्नामेंट में 21-22 इनिंग्स छोड़ के आप मेरे को बताओ किस मैच में ऐसा हुआ है कि धोनी ने बहुत तगड़ा खेला है। एक वो 47 वाला था, एक 50 वाला था जिसमें उन्होंने रन मार दिए थे, और एक वो 30 रन मार दिए थे 14 बॉल पे। प्लस भाई मतलब ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है टू द अदर प्लेयर्स, जो मैंने पहले भी कहा था। हम एज इंडियन फैंस अगर जडेजा ही बैटिंग कर रहा है, कोई और ही बैटिंग कर रहा है ना, तो हमें भरोसा है कि वो जिताएंगे। सिर्फ धोनी के लिए नहीं है वो चीज़, हर एक इंडियन प्लेयर के लिए। एंड वही ना, जो लोग यूजुअली कहते हैं, बार बार रिसेंटली काफ़ी फेमस भी हो गया कोट, कहना दोस बॉल्स वोंट कम बैक। अगर बाई चांस जडेजा आउट हो जाते तो अभी तक जितनी बॉल खा चुके हैं ऑलरेडी, वो तो वापस आनी नहीं थी। तो आप कैसे ही उस चीज़ को कवर अप करते जो कि अभी तक पूरे टूर्नामेंट में या पिछले काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली धोनी जिस तरीके से खेल रहे थे वो एक प्रिविलेज था, थैंक्स टू द लक ऑफ जडेजा। मतलब ये भी नहीं कह रहा कि जडेजा ने बहुत तगड़ी बैटिंग कर दी, ये कर दी, वो कर दी, भाई किस्मत थी साथ में। आप कितनी भी अच्छी बैटिंग कर लो, वो एक गंदा शॉट आता ही है जब आप हर बॉल पे अटैक कर रहे हो तो। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर जडेजा, कोई बैटिंग कर रहा होता है इंक्लूडिंग गाइज लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके साथ फिर ये लक अटैच होता। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसे बैटिंग कर रहे हो तो इट इज बाउंड टू हैपन कि आप आउट हो सकते हो। एंड माई प्रॉब्लम इज, लोगों ने पता, अब 5 साल हो गए इस बात को, नैरेटिव पता एकदम उल्टा कर रखा है कि धोनी टिके हुए थे इसलिए जडेजा वैसा खेल रहे थे, एंड जडेजा को उस इनिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती। मेरा मेन इशू इससे है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट द थिंग इज अदर वे। जडेजा वैसा खेल रहे थे
इसलिए धोनी को वो लग्जरी मिली हुई थी कि वो इतने एंड तक टिक पाए। जडेजा अगर आउट हो गए होते हैं ना तो फिर धोनी के ऊपर ओनस होता कि उन्हीं को एंड तक खेलना है और मार मार के खेलना है, जो कि जडेजा ऑलरेडी कर रहे थे। तो जडेजा वॉज ऑलरेडी डूइंग द डर्टी वर्क दैट धोनी वुड हैव हैड टू डू इफ जडेजा वुड हैव गॉटन आउट। तो कैसे तुमने नैरेटिव शिफ्ट कर दिया एकदम, बिकॉज वन प्लेयर इज ऑफ कोर्स मच बिगर दैन द अदर। इट इज़ वेरी सैड टू सी कि जडेजा की बेस्ट परहैप्स द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ को वो रिकग्निशन मिलती ही नहीं है, उसका क्रेडिट किसी और को चला जाता है। एंड इसी के चलते इंडिया से जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, धोनी 50 रन्स बनाते हैं ऑफ 72 बॉल्स, एंड जडेजा वही जो धोनी से पहले आउट हो जाते हैं वो 77 रन्स बनाते हैं ऑफ 59 बॉल्स। अगेन अ क्रेजी इनिंग्स बाय जडेजा। एंड देन ऑब्वियसली एंड आते आते धोनी का वो मोमेंट होता है जो कि यूजुअली सब लोग हार्ट ब्रेक से अटैच करते हैं जब वो रन आउट हो जाते हैं, एंड उसके बाद एवरीबॉडी न्यू की गेम खत्म है। गप्टिल का वो पूरे वर्ल्ड कप में वो कंट्रीब्यूशन था, सिर्फ वो, और कुछ करा नहीं था उन्होंने। राइट। एंड पता है ये मैं जब रिसर्च कर रहा था मैंने एक और वीडियो देखी थी, एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट है, उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा था अपनी वीडियो में कि मेरी धोनी से बात हुई थी मैच हारने के कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्तों बाद, एंड धोनी ने उनसे कहा था कि मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैं अपने पहले मैच में मैंने डाइव क्यों नहीं मारी और अपने लास्ट मैच में डाइव क्यों नहीं मारी। हाँ, मैं आज तक सोचता हूँ कि मैंने डाइव क्यों नहीं मारी। एंड हार्दिक पांड्या ये कहते हैं कि वो मतलब है बात पायलट, बट उन्होंने अपने करियर में आज तक कभी डाइव नहीं मारी। हाँ, वो थे ही इस टाइप के प्लेयर, बट धोनी के दिमाग में ये चीज़ खुद भी है। तो जितनी भी थालासन्स हैं जो कि डिफेंड करते हैं इस बात को, धोनी खुद भी एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को। एंड सो इसी के चलते हुए ये एक बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक होता है सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, जिसके चलते हुए काफ़ी लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था। एंड जस्ट टू सम अप इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट कि अगर हम इस पूरे वर्ल्ड कप को पलट के देखें, वो क्या कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हम समराइज कर सकते हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप क्यों हारी। जब सबको लग रहा था कि टॉप कर है टेबल, एक ही मैच हारे हैं, डेस्टिन्ड टू विन, ये एकदम से क्या ये सिर्फ एक बुरा दिन था? इस मिथ को ब्रेक करके एक्सपोज करते इंडिया का गेम प्लान क्या था, क्योंकि ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था, ये सिर्फ वो बुरे 45 मिनट नहीं थे। इस चीज़ का पूरा बिल्डअप आपको स्टार्टिंग से दिख रहा था। हमने सारी गलतियों को विद प्रूफ और विद पैटर्न अभी तक पूरा बिल्डअप करके दिखाया है। लेट्स समराइज देम। ये 7 पॉइंट्स में हम लोग को दिखेगा कि क्यों इंडिया फेल कर गई इस वर्ल्ड कप में। सबसे पहला पॉइंट, द स्क्वाड सिलेक्शन। आपने वर्ल्ड कप एंटर करने से पहले जो स्क्वाड चुनी थी ना, उसी में बहुत बड़े फ्लॉज थे। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि नाम पेपर पे बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर सिर्फ नामों से जीत गए होते तो आरसीबी के पास 10 टाइटल होते हैं। टीम की कॉम्पोजिशन और केमिस्ट्री मैटर करती है, रोल्स मैटर करते हैं। आपने सिर्फ नामों पे खेला, सिर्फ टॉप 3 पे खेला, रायडू को नहीं लिया। जब सब्स्टिट्यूट्स की बात है, विच इज़ माई सेकेंड पॉइंट, जब इंजरीज हुए और उनके जगह आप रिप्लेसमेंट ला सकते थे, आप सही रिप्लेसमेंट लेके नहीं आए, तो आप कहाँ से जीत जाओगे? आपकी प्रिपरेशन और ह्यूमन रिसोर्स गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ही सही नहीं था। आई थिंक पंत वाला तो आप लोग ऑब्वियसली राइटफुली डिफेंड कर सकते हो, बट जो मयंक अग्रवाल वाला हुआ था, जब विजय शंकर बाहर हुआ था, दैट मेड नो सेंस एट ऑल। कुछ सेंस नहीं था उसका कि आप क्यों उस प्लेयर को लेके आओगे जो अभी रिजर्व्स में भी नहीं है। तो आई थिंक राइटफुली सो ये जो सब्स्टिट्यूशंस हुए थे, जिन जिन प्लेयर्स को लेके आया गया था, वो ऐसा था कि सीन में भी नहीं थे। मैं मयंक अग्रवाल को खुद नहीं पता होगा कि मैं वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ, उसको एंड में ले आए। जो तीसरा पॉइंट है, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, दीज प्लेयर्स तो मैं नहीं कहूँगा, इनफैक्ट वन सेकंड, द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट रादर द कोच, ये लोग इस बहुत बड़े भ्रम में थे कि ये टॉप 3 इनको जिता ले जाएगा। इनफैक्ट पता है ये बात कई सारे एक्स क्रिकेटर्स ने उस टाइम पे की थी, इंक्लूडिंग युवराज सिंह, कि आपने जो है नंबर 4 का स्पॉट मजाक में ले रखा था बेसिकली, और आपको जो है आपकी प्लेस दिखा दी गई कि आपकी कहाँ स्टैंडिंग है जो सेमीफाइनल आया। तो क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो अपनी ईगो पे रख के कि हमें हमेशा हमारे टॉप 3 परफॉर्म कर देंगे, इससे ज़्यादा घमंडी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि जिस मैच में हमारे टॉप 3 नहीं चलेंगे उसमें हमारा मिडिल ऑर्डर क्या करेगा। देयर वाज नो प्लान बी। नो प्लान बी भाई। ये जो गॉड ट्रस्टेड, भगवान भरोसे था ना मिडिल ऑर्डर पूरा, वही तो मेन रीजन है हम सेमीफाइनल हारे। भगवान भरोसे भी मतलब, एंड आई थिंक आई वुड जस्ट पॉइंट आउट दिस फैक्ट कि ऑफ द कैमरा वी हैव टॉक्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इस इंडस्ट्री में हैं, दे हैव सेड कि विराट कोहली इन दैट पीरियड 2016, 17, 18, 19, 16 में चलो आई डोंट नो, बट 17, 18, 19 जब वो कैप्टनसी ओवरऑल टेक ओवर कर लिया था, देयर वर टाइम्स जहाँ पे ऑब्वियसली देयर वाज मिसयूज ऑफ पावर, बट वो मिसयूज ऑफ पावर इसलिए थी क्योंकि देयर वर ईगो इश्यूज। एंड ये जो हमने पूरा बिल्डअप दिया था ना 15-20 मिनट का वर्ल्ड कप में घुसने से पहले, उसका पॉइंट भी यही था।
कोहली के पास कैसे वो कोहली शास्त्री दोनों जो डू थे कैसे पावर आई एंड फिर उस पावर के अंडर क्या क्या डिसीजंस लिए. पावर कैसे प्लस जो एबिलिटी होती है ना प्लेयर की. येस यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड आपको अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम एज अ कैप्टन आप अपने आप को सिर्फ उस चीज़ पर बैक करके नहीं कह सकते मेरा प्लान ही यही है कि मैं चल जाऊंगा. एंड वाई आई से दैट इट इज़ बिकॉज लाइक जस्ट इन हाइंडसाइट इफ यू लुक एट इट 2016 के IPL के बारे में विराट कोहली ने कहा है कि मेरे लिए हार्ट ब्रेक इससे था क्योंकि मुझे लगा था मैं अकेले ले जाऊंगा पूरा टूर्नामेंट. आज तक पूरी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदे ने अकेले पूरा टूर्नामेंट जता दिया, इसलिए हम लोग वो टूर्नामेंट नहीं जीते. बट हैट्स ऑफ टू विराट कोहली जैसे उन्होंने परफॉर्म करा. बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3-4 गिने चुने प्लेयर्स के बेसिस पे कह दो हम पूरा टूर्नामेंट जीत जाएंगे. इनफैक्ट मुझे लगता है ऑन अ लाइटर नोट कि विराट कोहली अगर आज भी होंगे ना तो वो खुद भी ये सेम टीम नहीं पिक करेंगे अगर आज वो कैप्टन. हाँ डेफिनेटली नहीं करेंगे. वो खुद बहुत इवॉल्व कर चुके हैं. बट दिस वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर परहैप्स. एक और बहुत बड़ा ब्लंडर, जब हर चीज सही जा रही थी तब आपने बॉलर्स को चेंज करना शुरू क्यों कर दिया? राइट. क्या लॉजिक है इसका? अभी तक बैट्समैन का तो समझ में आ रहा था कि चलो आपको धोनी के हिसाब से बाकी सबको शिफ्ट करना है, बट जो बॉलर्स आपके अभी तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे थे हर मैच में, जीते रहो भाई आप मैच सारे, एक ही तो मैच हारे हो, आपने क्यों उनको चेंज करा? दैट टू जस्ट बिफोर द सेमीफाइनल. एग्जैक्टली. एंड जो पांचवा और छठा पॉइंट है थोड़े इंटरट्वाइंड है. फिफ्थ पॉइंट बीइंग एज वी मेंशन बिफोर, एवरी सिंगल गेम 10 में से एक वॉश आउट था, 9 मैचेस हुए. हर एवरी सिंगल गेम में या तो टीम में चेंजेस हुए या तो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हुए हैं. आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्लेयर्स कंसिस्टेंसी के साथ फियर ऑफ फेलियर को हटा के, इनसिक्योरिटी को हटाकर अच्छे से खेल पाएंगे? धोनी जो है वो 5-6-7 पे खेला है, हार्दिक पांड्या 4-5-6-7 पे खेला है, केदार जाधव भी 5-6-7 पे खेला है, KL राहुल नंबर 4 पे खेला, ओपनिंग करी है, 4 पे 6 पे भी खेले. राइट. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? दिनेश कार्तिक नंबर 7 पे खेलने एंड फिर नंबर 5 पे खेल रहे हैं. आई थिंक बहुत ज़्यादा हॉरेंडस टीम प्लानिंग थी. जो नेक्स्ट पॉइंट भी होने वाला है कि इस प्लानिंग के चलते हुए जो टीम का टेम्पलेट था, एक आइडेंटिटी थी, वो कभी फिक्स ही नहीं हो पाई. और आप कभी भी एक टूर्नामेंट नहीं जीत सकते अगर आपके दिमाग में खुद को लेके क्लैरिटी नहीं है. तो अगर आपका एक गेम प्लान नहीं है, तुम प्लान ए की बात कर रहे हो ना, प्लान बी नहीं था, प्लान ए था. प्लान ए भी क्या था? कभी 8 बैटर, कभी 4 बैटर, कभी ये 8 बॉलर, कभी 5 बॉलर, 3 उसमें से सिर्फ मेन बॉलर. क्या गेम प्लान था? कोई गेम प्लान नहीं था. ये जेन्युइनली बता रहा हूँ, इट वॉज द ईगो कि हम टॉप 3 के ऊपर पूरा वर्ल्ड कप भी जिता देंगे. और अभी भी कोई डिसएग्री करता तो ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स के हैं जो कि हमसे और आपसे बहुत आगे हैं क्रिकेट की फील्ड में. एंड जो लास्ट पॉइंट है नंबर 7, एंड ये पन इंटेंडेड नहीं है, बाय चांस है, बट धोनी का रोल इट वॉज नॉट डिफाइंड. जब वर्ल्ड कप हारे थे तो विराट कोहली से पूछा गया था कि आपने धोनी को इतना नीचे बैटिंग करने क्यों भेजा. विराट कोहली ने जिस तरीके से आंसर किया था ना, इट फेल्ट वेरी क्लियर कि ये धोनी का डिसीजन था, विराट कोहली का डिसीजन नहीं था. तो आप जो अल्फा कैप्टन हो, आपने क्या करा ये? सेकेंडली उसने जस्टिफाई करा कि धोनी का हमने रोल ये दे रखा था कि उनको फिनिशर का रोल प्ले करना एंड में आके. इट इज़ अ लाई. पहले मैच में जब 110 बॉलें बची थी और 90 रन थे, तब ऊपर बैटिंग करने क्यों आए? अफगानिस्तान वाले मैच में 26.1 ओवर्स में वो बैटिंग करने क्यों आए थे जब 24 ओवर बचे हुए थे, आधा मैच बचा हुआ था? ही वॉज नॉट अ फिनिशर. उनका रोल डिफाइंड नहीं था. विराट कोहली चीज़ क्यों नहीं एक्सेप्ट करे आगे? इट वॉज वेरी क्लियर कि ये डिसीजन जो है ना, ये या तो कैप्टन ने सही नहीं लिया, या तो एंड मोमेंट पे आके धोनी ने कुछ बोला. लीडरशिप में किसी ने कुछ ना कुछ गलती करी है, उसका भुगतान कंट्री को लेना पड़ा. एंड मैं आई नो हम लोग शायद थोड़ा एग्जैजरेट भी कर देते हैं बोल के कंट्री को ये हुआ वो हुआ, बट जब आप उस पोजीशन ऑफ पावर में हो, एंड मेरा पॉइंट 1 सेकेंड बिल्डअप देने का वर्ल्ड कप से पहले यही था, विराट कोहली की मर्जी से सब हुआ था. मर्जी से तभी होगा जब आप रिजल्ट दोगे. 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जब आप हार के हंस रहे थे, एंड ये बहुत सीरियस बात है बाय द वे, सबने आपको सपोर्ट करा, कुंबले को सपोर्ट नहीं करा. ये बहुत बड़ी बात है. आपके कहने पे रूल्स को बेंड करके शास्त्री को लेके आया गया. मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली क्या है? अभी रवि शास्त्री है जो कि विराट कोहली के कहने पे आए हैं, तो पूरी पावर इन दोनों के ऊपर ही है. It was the horrendous, blunderous decisions of the management, in my opinion, that led to India having one of the most forgettable World Cups of all time. I think मैं भी यही कहूँगा क्योंकि and you know यहाँ पे मैं जनता के लिए भी यही बोलूँगा क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप के दौरान या उससे पहले भी आई थिंक हम सब खुद भी बहुत ज़्यादा delusional थे इन द सेंस कि हमें भी लग रहा था हम निकाल लेंगे. क्योंकि इफ़ वी एक्चुअली लुक एट दिस,
आई डोंट थिंक 2019 वर्ल्ड कप के दौरान जब टूर्नामेंट चल रहा था और हर मैच में इतने चेंजेस हो रहे थे, किसी ने क्वेश्चन उठाया था। भाई क्वेश्चन उठाया था, लेकिन ये बात ज़रूर थी, जो भी क्रिकेट फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे, ये बात ऑलरेडी सर्कल्स में थी कि ये लोग थोड़ा टॉप 3 पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करके जा रहे हैं, एंड कोई प्लान इन्हें बनाया है नहीं आज सच। और जब वो विजय शंकर वाली बात आई थी ना, उसके बाद से एवरीबडी लॉस्ट देयर माइंड। आई थिंक विजय शंकर और राइडू वाला पॉइंट तो काफ़ी फेमस भी हुआ, एंड आई थिंक भाई हर्षा भोगले वगैरह ने बोला भी है कि इट इज़ द मोस्ट क्यूरियस केस ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की राइडू के साथ एग्जैक्टली में हुआ क्या। बट ओवरऑल भी देखा जाए तो मैं तो खुद के लिए भी ये बोलूँगा यार, मुझे खुद भी नहीं लगा था, मैंने इतना क्लोजली नहीं फॉलो करा था 2019 वर्ल्ड कप, बट हाँ करा तो था ही। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड इन जनरल पब्लिक का पूरा नोशन यही था कि निकाल जाएंगे हम लोग ये वर्ल्ड कप। सो वो इसलिए था क्योंकि प्लेयर्स तो कहीं ना कहीं थोड़ा हो ही गए थे कि हम लोग निकाल लेंगे टॉप 3 के बेसिस पे, दे हैड टू मच कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, पर एट द सेम टाइम पब्लिक भी कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थी इस चीज़ को लेके कि हाँ हमारे पास ये प्लेयर्स हैं, ये 3-4 प्लेयर चल गए ना पूरा वर्ल्ड कप निकाल जाएंगे। और वंस अगेन भाई मतलब क्या ही बोले इसमें, मतलब मैनेजमेंट का तो जो है सो है। मैं इसमें आई डोंट वांट टू सिंगल आउट एनी प्लेयर एज सच। सेम मेरा जो ये पूरा समरी है ना इस हार के पीछे, वो यही है। अच्छा, लोग कहेंगे कि रोहित शर्मा ने क्यों नहीं रन बनाए सेमीफाइनल्स में, विच इज वन ऑफ द डम्बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स एवर, क्योंकि भाई जिस बंदे ने 500 बनाई है तुम उससे कह रहे हो कि तुमने उसमें रन नहीं बनाए। ऑल पीपल जिस बंदा जो टॉप स्कोरर उसको कह दिया नहीं तेरी वजह से आ रहे हैं हम लोग। बॉलर्स को तुम किस मुंह से कह रहे हो? विराट कोहली हिमसेल्फ विद अ बैट यार, अच्छा बहुत तगड़ा ट्राई है। केएल राहुल ने बीच में आके ओपनिंग करके क्या खेला है। ये जो प्रॉपर हारे ना हम लोग, ये सेटअप ही पूरा मैनेजमेंट के थ्रू हुआ है। आई थिंक मैं वही बोलूंगा, किसी प्लेयर की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस आई डोंट केयर किसकी अच्छी है किसकी गंदी है, कैप्टेंसी एंड मैनेजमेंट की गलती। जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो मेन प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड कप की, आई थिंक सिर्फ यही प्रॉब्लम है। ऑन फील्ड कोई आदमी अच्छा करे गंदा करे, आई थिंक जो बंदा क्रिकेट एक्चुअली में देखता है, या फिर बिकॉज जो कि अनबायस्ड होगा, जो बायस प्लेयर्स होंगे वो बायस फैंस होंगे वो तो ऑब्वियसली गाली वाली देंगे, बट ऑन फील्ड आके एवरीबॉडी नोज कि सबका जो इंटेंट है वो एक राइट प्लेस में, सो कोई इंटेंशनली तो नहीं कर रहा। हाँ, ये बात बाय द वे ये क्लियर कर देते हैं, ये कोई नहीं किसी ने जानबूझ के, धोनी ने युवराज सिंह ने कहा था जानबूझ के रहा है, या विराट कोहली ने जानबूझ के ऐसा करा है, नहीं, बट गलती थी, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। ऑन अ लाइटर नोट टू एंड दिस टॉपिक, वो ये कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वो थोड़ा सा रेजोल्यूशन मिल जाता है, एक भुगतान मिल जाता है। मार्टिन गप्टिल जिन्होंने धोनी को रन आउट करा था वर्ल्ड कप फाइनल में, उनके ही थ्रो से बेन स्टोक्स को ओवर थ्रो के रन मिले थे। और जब सुपर ओवर में वो लास्ट बॉल पे 2 रन चेस कर रहे थे, तब मार्टिन गप्टिल ही खुद रन आउट हुए थे। दिस इज हाउ पोएटिक द वर्ल्ड कप वाज। इनफैक्ट उस वर्ल्ड कप फाइनल के चलते हुए एक बहुत बड़ा ब्लेटेंट एक वो निकला था उसमें, क्या जब वो बेन स्टोक्स के ओवर थ्रो के रन आए थे, जो एक्चुअली में लॉज हैं बुक के, उसके हिसाब से वो 6 रन नहीं 5 रन होने चाहिए थे। वो डबल काउंट कर लिया था। क्या होता है जब फील्डर थ्रो कर रहा होता है, उस टाइम पे बैटर्स ने एक दूसरे को क्रॉस करा है कि नहीं, वो काउंट होता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब बैट से लग के ओवर थ्रो हो जाता है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्रॉस नहीं किया था, और कुमार धर्मसेना उस टाइम पे बैठ थे, उन पर बहुत क्वेश्चन हुए थे। उन्होंने बड़ा भाई ईगो दिखाया, कहा मैं आज तक रिग्रेट नहीं करता उस डिसीजन को, एंड आईसीसी ने उनको सपोर्ट भी करा। क्यों? क्योंकि लॉ पता क्या था उस टाइम पे, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं वो थर्ड अंपायर को रेफर नहीं कर सकते। तो कुमार धर्मसेना बेचारा क्या करेगा भाई, किन किन चीज़ों का ध्यान रख लेगा, इम्पॉसिबल है। 2 ही आंखें दी हैं, हाँ 2 ही हाथ दिए हैं भाई। तो ऐसे में मैं कुमार धर्मसेना को ब्लेम नहीं करता, पर इस फाइनल ने आईसीसी के कई सारे रूल्स को एक्सपोज कर दिया था। इसके चलते वो जो बाउंड्री काउंट का रूल है वो हटा दिया गया सुपर ओवर के बाद से। अब सुपर ओवर होती ही रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। वो जो ओवर थ्रो वाला लॉ था उसको, उसके कितनी बड़ी कमजोरी है कि भाई थर्ड अंपायर को रेफर नहीं कर सकते, वो निकाल के दी। हर चीज़ से आईसीसी को अपना लॉज और सिस्टम चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस फाइनल। और एक किस्मत में था न्यूजीलैंड के कि नहीं जीतेंगे। एंड आई थिंक मैं वही एंड में भी मैं यही बोलूंगा कि जो लोग कहते हैं कि इंग्लैंड डिजर्व नहीं करती थी, भाई दे डिड डिजर्व टू विन द वर्ल्ड कप। भाई जीत रहे हो तो लॉस करना, जीत रहे हो जीतना तो जीतना, राइट, सेम बात है। बट ऑन दैट नोट आई थिंक हमें आज का पॉडकास्ट खत्म करना चाहिए। ये बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई थिंक काफी अवेटेड था। सब लोग बोल भी रहे थे 2019 वर्ल्ड कप पॉडकास्ट बनाओ, तो हम काफी टाइम से सोच रहे थे करने का ये, एंड नाउ फाइनली वीडियो आ भी गई। एंड हम इस बात की गारंटी कर सकते हैं इस तरह डिटेल्ड नहीं है, हाँ, पॉडकास्ट तो आपको नहीं मिलेगा इस पे। तो अपने थॉट जरूर शेयर करना,
होपफुली अनबायस्ड होंगे, लॉजिकल होंगे। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मेंबरशिप्स को चेकआउट कर लो, फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत बातें होती है क्रिकेट की, पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए इस पॉडकास्ट के बाद, वो दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।